औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो सबका खालिक व मालिक है और उसके प्यारे हबीब जिसके वास्ते पूरी कायनात को खलक किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक किसान और उसका बेटा एक थैली खोल रहे थे। वहीं से एक चूहे ने दीवार से झांक कर देखा, अरे इस थैली में क्या होगा? शायद खाने पीने की कोई चीज होगी, आज तो मजा ही आ जाएगा। थोड़ी देर बाद चूहे ने देखा थैली के अंदर चूहेदानी थी। चूहा डर गया। उसने सोचा किसान और उसका बेटा इसे पकड़ने के लिए चूहेदानी ले आए हैं, अब तो मेरी खैर नहीं है। चूहा अपने दोस्तों को इस खतरे से आगाह करने चला गया। चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, घर में चूहेदानी आ गई है, होशियार हो जाओ, घर में चूहेदानी आ गई है। मुर्गे ने जब ये सुना तो गर्दन ऊपर करके बोला, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, इसमें मैं कैसे फंसूंगा, होशियार तो तुम्हें होना चाहिए। चूहा परेशान हो गया और उसके बाद चूहा बकरे के पास पहुंचा और उससे बोला, बड़े भाई, किसान ने घर में चूहेदानी लाकर रखी है, उससे हम सबको खतरा है। बकरे ने चूहे को दिलासा देते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। चूहा अफसरदा हुआ और सर झुकाकर लौट गया। उसने सोचा, मुझे तो इसी घर में रहना है, चूहेदानी से मुकाबला करना होगा, लिहाजा मुझे चूहेदानी से मुकाबला करना होगा। ये सोचते सोचते चूहा सो गया। अचानक इसे आवाज आई। इसने सोचा कहीं कोई चूहेदानी में फंस तो नहीं गया। वो चूहेदानी की तरफ गया तो उसने देखा चूहेदानी में सांप आ गया। खट की आवाज सुनकर किसान का बेटा चूहेदानी की तरफ दौड़ा। उसने सोचा चूहा फंस गया होगा। उसने अंधेरे में बगैर सोचे समझे हाथ चूहेदानी की तरफ बढ़ाया और सांप ने उसे काट लिया। जहर किसान के बेटे के जिस्म में फैलने लगा। किसान इसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इलाज के बाद घर वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा ठीक होकर घर आ गया, लेकिन उसे कमजोरी होने लगी। इसकी कमजोरी दूर करने के लिए किसान ने सोचा कि मैं मुर्गा ज़िबा कर दूं। चुनाचे अगली सुबह उसने मुर्गा ज़िबा किया और उसका सूप बनाकर अपने बेटे को पिलाया। किसान के बेटे का हालचाल पूछने के लिए रिश्तेदार आने लगे। आने जाने वाले लोगों को किसान ने बकरा ज़िबा करके खिलाया। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, मगर चूहे के दोनों खुदगर्ज दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। चूहे को अपने खुदगर्ज दोस्तों की मौत का बेहद दुख हुआ। उसने सोचा, काश दोस्तों ने मेरी मदद की होती। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि अगर हम खुद दुख तकलीफ से बचना चाहते हैं तो हमें मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करनी चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने किसी मोमिन से दुनिया की तकलीफ दूर की, अल्लाह पाक उसकी क़यामत की तकलीफ दूर फरमाएगा। जी, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि चूहे के दोनों खुदगर्ज दोस्तों ने चूहे की परेशानी में उसकी मदद नहीं की, तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि चूहा तो जिंदा सलामत था, लेकिन उसके दोनों खुदगर्ज दोस्त जो हैं वो जान गंवा बैठे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि बेहतरीन इंसान वो है जो दुनिया में लोगों की तकलीफ़ें दूर करता है, बदले में अपने लिए आखिरत की आसानियाँ कमाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज जिस टॉपिक पे मैं रोशनी डालूंगी वो भी कुछ ऐसी ही कहानी है जिसके बारे में स्कूल में जो है वो इसी तरीके से एक पर्सन जो है वो उसका चूहे की तरह, जैसे वो बेसिक चूहेदानी चूहे की परेशानी थी, आज का हमारा टॉपिक भी चंद स्पेसिफिक लोगों की परेशानी होता है और चूहे के दोस्तों की तरह उसके आसपास के दीगर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो समझते हैं कि ये हमारी परेशानी नहीं है।
लेकिन बज़ाहिर जब वो परेशानी बनती है तो वो फिर सबकी परेशानी बनती है। और हमें हर वक्त एक दूसरे की हेल्प के लिए तैयार रहना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है क्यूएटी। जी हाँ, आप सब इसकी अहमियत और फादियत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। स्कूल में चूँकि ये चंद मखसूस क्लासेस के लिए फाउंडेशन की तरफ से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसका पर्पस स्कूल्स की क्वालिटी एजुकेशन को चेक करना है। अब क्या है कि प्री क्लासेस के लोग और हायर क्लासेस के लोग जो हैं वो फील करते हैं कि जैसे चूहेदानी चूहे की परेशानी थी, तो ये सिर्फ हमारे प्राइमरी और मिडिल स्टैंडर्ड के टीचर्स की परेशानी है, लिहाजा वो इससे काम करें। उनका काम है क्यूएटी की बच्चों को प्रिपेयर करवाना, ना कि प्री क्लासेस के लोगों का काम, ना हायर क्लासेस के लोगों का काम। अब वो बकरे और मुर्गे की तरह खुशफहमी का शिकार होते हैं कि अगर क्यूएटी आ गया है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो परेशानी नहीं है, हमारी तो वो क्लासेस है जिन्होंने क्यूएटी टेस्ट नहीं देना, लिहाजा वो वहाँ लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। जबकि एट दी एंड वही होता है कि अगर क्यूएटी खुदा न खास्ता कोई स्कूल क्यूएटी में फेल हो जाता है तो फिर क्या होता है, स्कूल की पेमेंट रुक जाती है। जब स्कूल की पेमेंट रुकती है तो वो फिर क्या होता है, जैसे चूहे और बकरे का हाल हुआ वैसे हमारे जूनियर क्लासेस और सीनियर क्लासेस के लोगों का भी हाल होता है। वो सेम कटघरे में आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम जब आती है तो वो फिर सब उसका शिकार होते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इस तरह के हालात से दो चार ना हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमें चाहिए कि हम अपने उन असातिज़ा की हेल्प करें जो उस वक़्त क्यूएटी क्लासेस की प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं, उनका दस्ते बाजू बने, उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दें, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं होता कि हम काम करके ही किसी बंदे की हेल्प कर सकते हैं। एक प्री क्लास की टीचर ज़रूरी नहीं कि जाके वो अपनी क्यूएटी क्लास को पढ़ाएगी या क्यूएटी के किसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, देन ही वो क्यूएटी क्लासेस की मदद कर सकती है। क्यूएटी क्लासेस की मदद करने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, क्योंकि ये टेस्ट एट अ टाइम बच्चों ने इस टेस्ट को 4 सब्जेक्ट को एक टाइम में जो है वो अटेम्प्ट करना होता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ एफर्ट से ज़्यादा साइकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसको मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जब क्लास टीचर बच्चों को प्रिपेयर कर रही है तो वहाँ उसे पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। अब हमारे प्री क्लासेस आपको पता है छोटे बच्चे हैं, थोड़ा कम नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करते हैं, डिसिप्लिन कम शो करते हैं, शोर शराबा वहाँ ज़्यादा होता है। तो अगर वहाँ क्यूएटी क्लास उनके सामने है और हमारी वो प्री क्लासेस की टीचर यही सोच लें कि जी मैंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखना है, मैंने शोर शराबा नहीं होने देना ताकि सामने वाली क्लास डिस्टर्ब ना हो, तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक बड़ी हेल्प है। फिर उसके बाद दीगर भी बहुत सारे छोटे छोटे कामों में वो अपने उन कोलीग्स की हेल्प कर सकती हैं, उन्हें शोल्डर्स दे सकती हैं, और कुछ नहीं तो उनके लिए तारीफ़ी अल्फाज बोल के ही उनकी हिम्मत बंधा सकते हैं ताकि वो अपने इस मुश्किल टास्क में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें। क्यूएटी बेसिकली इसकी अहमियत और फादियत से नो डाउट आप सब अच्छे से वाकिफ़ हैं। ये फाउंडेशन की तरफ से साल में पहले एक टेस्ट है जो लिया जाता है, जिसका पर्पज़ स्कूल्स की, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन को चेक करना है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे स्कूल फेल हो जाता है तो इसका फुल ईयर जो है, जब तक अगला क्यूएटी पास नहीं कर लेता स्कूल, तब तक फाइनेंशियली वो स्कूल डिस्टर्ब रहता है। तो दूसरे नंबर पे ये मुश्किल क्यों है कि इसमें अगर आपके स्कूल में कोई क्यूएटी क्लासेस के 200-400 स्टूडेंट्स हैं तो हर क्लास में से कुछ सिलेक्टिव बच्चों ने ये पेपर देना है। वो सिलेक्टिव स्टूडेंट पेप की तरफ से सिलेक्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन का तरीकाकार जो है वो रैंडमली सिस से वो बच्चों को जनरेट करते हैं। अब वहाँ लाइक बच्चा आ जाए ना लाइक बच्चा आ जाए, खुदा बेहतर जानता है। सो हमें जब इसकी तैयारी करवानी है तो हमें जहन में रखना है कि हमारे तमाम बच्चों को इक्वली ट्रीट करना है। अब जो इसका क्लासेस का सिलेक्शन है थोड़ा उसको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 50 बिलो है
तो हर क्लास से 17 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, जिसमें 15 बच्चों ने पेपर में अपीयर होना होता है। और अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 50 अबव है तो वहाँ से 22 स्टूडेंट का सिलेक्शन आता है, जिसमें से 18 स्टूडेंट ने टेस्ट में अपीयर होना होता है। तो ये उसमें 2 जो हैं वो स्ट्रक ऑफ की सिचुएशन में और 2 90% 10% अटेंडेंस मार्जिन की सूरत में वहाँ से हम बच्चों को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से 17 में से 15 बच्चे जाएंगे, एक बच्चा जो है वो ड्रॉप आउट की मद में और एक बच्चा जो है वो 10% अटेंडेंस शॉर्टेज की मद में जो है वो वहाँ से हम कम कर सकते हैं। लेकिन चूँकि वो बहुत माइनर सा मार्जिन होता है, लिहाजा ये एक मुश्किल और कठिन मरहला है। इसकी जितनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो कि हम कॉन्फिडेंट हों कि हमारे किसी भी बच्चे का नाम आ जाए तो हमारा वो बच्चा इंशाल्लाह अच्छे से टेस्ट को जो है वो अटेम्प्ट कर लेगा। यानी ये वाला जो चॉइस वाला ऑप्शन है, इसे हम अवेल करने, ये तो बिल्कुल जिसे कह लें कि ना होने के बराबर इसकी हमें इस पे जो है रिलाई करना चाहिए। अब इतने कठिन टारगेट को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, आज की सारी प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसकी तमाम पेचीदगियों पे अच्छे से बातचीत करूं, अच्छे से रोशनी डालूं और आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकूं। तो सबसे पहले हम आज की प्रेजेंटेशन की आउटलाइन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यूएटी है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, हेल्पिंग हैंड्स फॉर क्यूएटी प्रिपरेशन, क्यूएटी की तैयारी में कौन सी चीज़ें हमें हेल्प कर सकती हैं और वो हमें कहाँ से अवेलेबल होंगी। उसके बाद इसमें सिलेबस और सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, सिलेबस मुराद पर सब्जेक्ट क्या सिलेबस होता है उसका, और सब्जेक्ट कौन कौन से टेस्ट का हिस्सा होते हैं, बुक कंटेंट डिवीजन, क्लास वाइज टेस्ट पैटर्न, नंबर स्कीम्स, स्कूल होम टाइम टेबल, एवेल्यूएशन, हाउ टू चेक द सिलेबस आउटकम्स, effective question technique, quick tip for the teacher to prepare student for QAT, important step during QAT और important instruction for students। तो ये आज के हमारे जो हैं वो फीचर्स हैं जिन पे हम बात करेंगे और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो पर्सन इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से सुनेगा और इन पे इम्प्लीमेंट करेगा उसका स्कूल कभी भी क्यूएटी में फेल नहीं हो सकता और उनके तमाम बच्चे अच्छे तरीके से क्यूएटी में परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, व्हाट इज क्यूएटी। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी, ए स्टैंड फॉर एश्योरेंस एंड टी स्टैंड फॉर टेस्ट। तो क्यूएटी एब्रीविएशन है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट की, यानी क्यूएटी जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट, ये वो टेस्ट है जो साल में फाउंडेशन एक बार लेती है और इस टेस्ट का मकसद तमाम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे साया वो स्कूल जो उसके तावन से चल रहे हैं वहाँ बच्चों को किस टाइप की एजुकेशन दी जा रही है, उसकी क्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड है, इसको चेक करने के लिए, इसको अश्योर करने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ क्यूएटी, टेस्ट द क्वालिटी एजुकेशन ऑफ पेफ पार्टनर स्कूल्स। जैसे कि जब हम किसी चीज़ में इनपुट डालते हैं तो फिर उसकी आउटपुट को देखना भी डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है। तो फाउंडेशन यानी अगर मैं बात करूं ग्रीन बोर्ड की, अगर ग्रीन बोर्ड को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी है और उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है तो मैं समझती हूँ कि उसमें एक बड़ा रोल जो है वो इस टेस्ट का है। अगर फाउंडेशन अपने इस ग्रीन बोर्ड से इस एक एलिमेंट को हटा दे तो मैं समझती हूँ कि शायद ये अपनी साख को उतने अच्छे तरीके से बहाल ना रख सके। तो ग्रीन बोर्ड की जो क्वालिटी है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी जो इस वक्त इतनी वो अहमियत है, उसके पीछे का जो बेसिक राज है वो उसका क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट है। तो फाउंडेशन ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट करवाती है कि वो बच्चे जो एजुकेशन से दूर हैं या फाइनेंशियली प्रॉब्लम या किसी भी दीगर मसले मसाइल की वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो इन स्कूल्स का पर्पज़ उन बच्चों को स्कूल लाना और फिर उन्हें मेयारी तालीम फराहम करना है।
ना सिर्फ तालीम बल्कि मेयारी तालीम। और मेयारी तालीम का स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए फाउंडेशन ये टेस्ट कंडक्ट करती है। आया जो स्कूल पार्टनर्स को वो पे करते हैं उसके अकॉर्डिंग स्कूल पार्टनर्स जो हैं वो उन बच्चों को उतने अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। हेल्पिंग हैंड्स फॉर क्यूएटी प्रिपरेशन। क्यूएटी की तैयारी के लिए हमें वो चीज़ें जो फाउंडेशन प्रोवाइड करती है और इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप रीड आउट करने से हम जो है अपनी क्यूएटी को बहुत अच्छे से ग्रिप कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला एलिमेंट है जी कंटेंट बुक। कंटेंट बुक जो कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। इस कंटेंट बुक में उन्होंने तमाम यूनिट्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, हेडिंग, सब हेडिंग्स हाईलाइट किए होते हैं जिनसे हमें किसी भी टॉपिक की अहमियत और अफादियत का पता चलता है, या यूँ समझ लें कि उसके मेजर कंटेंट्स का पता चलता है। जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उस पैराग्राफ में से क्या चीज़ें अहम हैं वो जब तक हमें गाइडलाइन नहीं मिलेगी तो हम फ़ौरन से उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि कंटेंट बुक वो रोल प्ले करती है जो हमें ये बताता है कि अगर मैं बात करूँ साइंस की तो साइंस का यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 के अंदर कौन से मेन टॉपिक्स हैं और उन मेन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स कितने हैं, या उनमें से किन किन अहम पॉइंट्स को हमें जो है वो ध्यान में रखना है, अपने बच्चों को उनकी प्रिपरेशन करवानी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंटेंट बुक को थॉरली रीड कर लें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ग्रिप में आ जाएंगी। हम आसानी से बुक को जो है वो कंपाइल कर सकते हैं, कौन से यूनिट की क्या वेटेज है ये हमें यहाँ से आइडिया हो जाता है। सेकंड स्टेप जो फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है वो है मॉडल पेपर। किताब मिल गई, सिलेबस मिल गया, लेकिन उसके साथ अगर हमें ये नहीं पता कि हमें ये पता है हमने लाहौर जाना है, यानी हमने सफ़र करना है, हमें पता है हमने लाहौर जाना है, लेकिन लाहौर जाने के लिए कौन सी ट्रांसपोर्ट जो है वो कन्वीनियंट रहेगी और किन किन रास्तों से गुजरते हुए वो जाएगी, जब तक हमें इन चीज़ों का अच्छे से आइडिया नहीं होगा हम अपने सफ़र के लिए जो है वो यकीन के साथ नहीं ये कह सकते कि हमारा सफ़र आरामदेह होगा या हम एग्जैक्ट अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। तो इसी तनाज़र में सेकंड स्टेप जो है फाउंडेशन की तरफ से वो होता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में जो एक्चुअल पेपर बच्चों से लिया जाता है उसका सैंपल शो किया जाता है। चारों सब्जेक्ट्स का कौन कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स पे बेस करेगा और बुक के कौन से अहम टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर लिया जाएगा, या उसमें से मुतबादिल अगर किसी क्वेश्चन को किसी दूसरे क्वेश्चन से रिप्लेस किया जा सकता है तो वो उन सारी चीज़ों के लिए रहनुमाई जो है वो हमें मॉडल पेपर से फ्राहम होती है, जो कि जहाँ कंटेंट बुक अवेलेबल होती है पैफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएं, वहाँ डाउनलोड को क्लिक करें और क्यूएटी रिलेटेड मटेरियल को जब हम क्लिक करेंगे तो हमें सामने ये चीज़ें सबसे पहले हमें कंटेंट बुक अवेलेबल होगी, उसके बाद हमें मॉडल पेपर अवेलेबल होंगे और उसके साथ पास पेपर्स। आप सब इस बात की अहमियत और अफादियत से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। कोई भी बोर्ड, कोई भी जो एग्ज़ामिनर है वो कहाँ से नए क्वेश्चन निकाल सकता है। हर 2-4 साल के बाद पुराना पेपर रिवाइज हो रहा होता है। तो सेम लाइक पैफ भी जो है वो पैफ पेपर पैटर्न का भी यही तरीकाकार है कि कोई 3-4 साल के बाद पहले वाला पेपर जो है वो रिवाइज हो रहा होता है। तो इसके लिए मॉडल पेपर्स के बाद वहाँ पैफ की वेबसाइट पे पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं जो 2011 से ऑनवर्ड, 10-11 सेशन से ऑनवर्ड 2013-14 तक अवेलेबल हैं। उन टेस्टों का अगर पूरा मटेरियल हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से रटवा देते हैं तो वो बच्चे जो कुछ याद नहीं कर सकते, अगर वो उन पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज ही याद कर लें तो कंफर्म 13 एमसीक्यूज में से कोई 7 से 8 एमसीक्यूज बच्चे आसानी से वहाँ से हासिल कर सकते हैं उनके मार्क्स। इसी तरीके से थ्योरी का 12 मार्क्स का पेपर जो है वो ऑलमोस्ट 6-10 मार्क्स जो है ना वो आसानी से वहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। वही वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार
थोड़ी सेंस चेंज करके जो है वो बच्चों से पूछे जाते हैं। तो लिहाजा मॉडल पेपर, अपने पेपर का सैंपल चेक करने के बाद उसके पास पेपर्स को का तमाम मवाद अपने बच्चों को जो है वो उनके नोट्स ज़रूर बनवाएं और उनके ठीक आंसर्स के बच्चों को निशान लगवाएं और तसल्ली कर लें कि आपके बच्चों को पास पेपर्स का पूरा मटेरियल जो है वो अच्छे से आता है। उसके बाद है सप्लीमेंट्री सिलेबस एंड कंटेंट बुक। कंटेंट बुक जो जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 के मेन टॉपिक्स और उसके सब टॉपिक्स की सब हेडिंग्स जो हैं वो तमाम चीज़ों को डिटेल से बताया जाता है, जबकि सप्लीमेंट्री सिलेबस में जस्ट यूनिट्स बताए जाते हैं कि किस बुक के कितने यूनिट करने हैं और उस यूनिट के साथ एडिशनल ग्रामर पोर्शन जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ कौन कौन से होंगे। ये एक शॉर्ट फॉर्म सिलेबस होता है जो वहाँ पे हमें प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद गाइडलाइन बेसिकली कि कौन सा क्वेश्चन, मैथ का पेपर चेक करने के लिए क्या तरीकाकार है, क्वेश्चंस को कैसे स्टेप्स में मार्किंग करनी है, साइंस का पेपर चेक करते वक्त इमला की गलतियों को कैसे मद्देनजर रखना है, कॉन्सेप्ट किस लेवल पे उसकी वैलिडिटी क्या होती है और उसकी मार्किंग क्या होगी। इसी तरीके से लैंग्वेज के पार्ट को चेक करते वक्त उसके फॉर्मेट्स को किस तरीके से ध्यान में रखना है, वहाँ ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स आएंगी उनका क्या चेक एंड बैलेंस होगा, किस तरीके से वहाँ पे मार्किंग जो है वो करनी है। उसके अलावा पंक्चुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से हमने मार्किंग का उतार चढ़ाव करना है और उसकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ का ख्याल कैसे रखना है या मैक्सिमम मिनिमम कितनी होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में ये गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है जो कि वहीं पे आपको पेफ की वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगी। फिर उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो बारहा बच्चों को आ रहा होता है, टीचर्स को आ रहा होता है, वो है जी मजमून, ख़त, कहानी और दरख्वास्त, स्पेशली दरख्वास्त और ख़त और रसीद का पैटर्न। ये पैटर्न किस सिचुएशन में ठीक है? आए दिन बुक्स के अंदर नए से नए पैटर्न देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू पेफ वैलिड पैटर्न क्या है, उसकी मार्किंग क्या है, बॉडी के कितने मार्क्स हैं और उसके जो थीम है उसके ऊपर कितने मार्क्स बच्चों को देने हैं, कटिंग कैसे करनी है मार्क्स की, उन सारी चीज़ों के हवाला से जो वहाँ पे अच्छे से गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड की गई होती है। उसके बाद एड्यू प्रेजेंटेशन फॉर FAS, NSP, EVS रिगार्डिंग क्वेश्चन टेक्निक एंड मार्किंग स्कीम। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की अलग अलग प्रेजेंटेशन ये भी हमें वहीं पे अवेलेबल की गई है, जिसमें हमें क्वेश्चन टेक्निक के अगर हमने MCQs बनाने हैं तो किसी भी यूनिट के MCQs बनाने का क्या तरीकाकार है, MCQs बनाते वक्त हमने किन टॉपिक्स को वेटेज देनी है, कितनी वेटेज देनी है और किस टाइप के MCQs क्रिएट करने हैं। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन चेक करते वक्त किस तरह से मार्किंग करनी है, किसके कितना पोर्शन है, कितने उसके एलिमेंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे वाजिया किया गया है। उसके अलावा आपके स्कूल का जो क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया, अगर मैं FAS की बात करूँ तो ओवरऑल 75%, किस तरीके से 75% फार्मूला इम्प्लीमेंट होता है वो वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया अच्छे से। इंडिविजुअली स्टूडेंट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है और मजमूई स्कूल का पासिंग क्राइटेरिया क्या है और कैसे मेंटेन किया जाता है, इन तमाम चीज़ों के लिए डिटेल ब्रीफिंग जो है वो हमें एडियो प्रेजेंटेशन में अवेलेबल होती है। सो ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, अगर कोई बंदा इनका अच्छे तरीके से मुतालिया करके अपने लिए गाइडलाइन रेडी कर लेता है तो मैं समझती हूँ कि फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके स्कूल को 100% रिजल्ट से रोक सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं और लिए जाते हैं और उन सब्जेक्ट के सिलेबस की क्या परसेंटेज होती है। सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद उर्दू, उसके बाद मैथ, उसके बाद साइंस। ये मेजर चारों सब्जेक्ट्स हैं जो क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्ट का पार्ट होते हैं और चारों सब्जेक्ट का 75% सिलेबस। पहली कंटेंट बुक जो है वो 100% सिलेबस पे डिज़ाइन होती है,
जबकि सप्लीमेंट्री सिलेबस अकॉर्डिंग टू 75% ऑलरेडी मेंटेन कर दिया जाता है। अगर आप सप्लीमेंट्री सिलेबस से पहले ही देखना चाहते हैं कि 75% सिलेबस कैसे मेंटेन करें, तो उसका आसान सा फार्मूला आप लोगों से शेयर कर दूंगी कि आपने लेट्स सपोज अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट देखना है और इंग्लिश के आपके टोटल यूनिट हैं 12, तो आप 12 यूनिट का 75% कितने यूनिट बनेंगे इसको चेक करने के लिए आप करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई 13, तो जो आपके पास आंसर आया 9.75। 9.75 का मतलब ये है कि आपने इंग्लिश के 10 यूनिट करने हैं। अगर आपका 9.45 आता तो इसका मतलब है कि आपने 9 यूनिट करने हैं, लेकिन अगर आपका डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद 5 या 5 से अप हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने अगला यूनिट भी साथ ऐड करना है। वो यूनिट भी आपके टेस्ट का पोर्शन होगा, उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप सिलेबस की जब इस तरीके से तकसीमकारी करते हैं और आपका आंसर 9.4 या लेस देन 5 आता है तो फिर आपने जो है वो पॉइंट से पहले वाले डिजिट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है वो उसको राउंड कर देना होता है। फिर सिलेबस के अगले यूनिट में से जो पोर्शन है वो टेस्ट का हिस्सा नहीं होता। अभी तो फिलहाल इसकी सहूलत के लिए ऑलरेडी फाउंडेशन जैसे ही कंटेंट बुक अवेलेबल करते हैं उसके साथ ही फ़ौरन से वो सप्लीमेंट्री सिलेबस खुद से ही उसको 75% पे मार्जिन करके शेयर कर देते हैं। बट फिर भी अगर आप बिफोर टाइम अपने साल के शुरू में, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत कंटेंट बुक जो है वो हमें जाके जून जुलाई में अवेलेबल होती है, लेकिन अगर कोई स्कूल क्यूएटी में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता है तो वो जून जुलाई का वेट नहीं करेगा, वो पहले से ही अपने जो ब्रेकअप से हैं अपना एजुकेशनल कैलेंडर है उसको इसके अकॉर्डिंग प्लान करे और अप्रैल मंथ से ही अपनी जो स्टडी है जैसे ही सेशन स्टार्ट हो तो वो इसी तनाज़र में अपना सारा ब्रेकअप डिज़ाइन करे और अपने बच्चों को उन तमाम प्रोसेस स्टेप से अर्ली ही गुजारना शुरू कर दे ताकि बच्चे एग्जैक्ट टेस्ट से पहले पहले उन सारी चीज़ों के लिए हैबिचुअल हो जाएं। तो उसके लिए आपको मैंने फार्मूला दे दिया है कि आप अपने सिलेबस का 75% कैसे कर सकते हैं। चूँकि फाउंडेशन में हर साल कोई ना कोई कभी सिलेबस 5% ऊपर तो कभी सिलेबस 5% नीचे, आप जब अपना ब्रेकअप डिज़ाइन करें तो कोशिश करें कि उसको ऑलरेडी जो प्रीवियस सेशन में क्यूएटी के लिए परसेंटेज आपको दी गई है आप उससे 5% ऊपर अपना सिलेबस डिज़ाइन करें ताकि किसी भी किस्म के अप्स डाउन की सूरत में आपके बच्चे, आपके टीचर्स या आपकी सारी प्लानिंग जो है वो मुतासिर ना हो। सेकेंड वन, बुक कंटेंट डिवीजन। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को जब आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ जुनून का होना काफ़ी नहीं है, उस जुनून के साथ साथ आपको आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का होना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्रिटिकल थिंकर नहीं बनेंगे आप क्यूएटी को कभी भी अच्छे तरीके से जो है वो अप्रोच नहीं कर सकते। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा पेपर सेटर जब तक क्रिटिकल थिंकर नहीं होगा वो इन सारी चीज़ों का कभी भी अहाता नहीं कर सकता। अब क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्यूएटी का पेपर चूंकि हमने नहीं डिज़ाइन करना होता, वो हमारे बच्चों के सामने एक आउटसाइडर ने पेपर सेट करना है, आउटसाइडर ने आके पेपर को जो है वो कंडक्ट करना है। तो हम कैसे उसकी सोच से पहले उसकी सोच तक पहुंच सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी किताब की तकसीमकारी क्या है और उसकी इस परसेंटेज में तकसीमकारी के पीछे रीजंस क्या हैं, तब तक हम कभी भी पेपर सेटर की साइकी को नहीं समझ सकते। तो जब तक हमें पेपर सेटर की साइकी समझ नहीं आएगी हम कभी भी अपने बच्चों को जो है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन नहीं करवा सकते। तो कोई भी किताब, जैसा कि आप किसी भी बुक का यूनिट स्टार्ट करें तो उससे पहले लिखा होता है, पहली लाइन में लिखा होता है कि पिछली जमात में आप ये पढ़ आए हैं, वो आपका क्या होता है? प्रीवियस नॉलेज। इस क्लास में आप पढ़ेंगे वो आपके करंट कंटेंट होते हैं
और अगली क्लास में यानी बच्चा मजीद इसके बारे में सीखेगा, यानी थोड़ा सा तारुफ, नेक्स्ट सिलेबस का इंट्रो। तो कोई भी किताब जो है, अगर मैं सबसे पहले किताब की बात करूं तो किताब के 8 यूनिट हैं, तो 8 में से एक यूनिट जो है वो समझ लें प्रीवियस नॉलेज है, और एक यूनिट जो है वो उसका फ्यूचर नॉलेज है, यानी अगली क्लास के साथ उस क्लास को लिंक करने के लिए उस किताब में मवाद मौजूद होता है। और बाकी का जो 80% है वो करंट कंटेंट होती है बुक की, जो हमने उस साल पढ़नी है या पढ़ानी है। अगर बात मैं 2 की करूं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनको आगे 3 में फॉरवर्ड नहीं किया जाता। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं करंट कंटेंट होती हैं। प्रीवियस कंटेंट से मुराद जो क्लास 1 में बच्चा पढ़ आया है उस नॉलेज को जज करने के लिए कुछ थोड़ा सा एडिशन किया जाता है वहाँ पे। तो आप जब भी कोई लेसन पढ़ाएं, आप जब भी किसी सब्जेक्ट को देखें तो इन्हीं 3 चीज़ों के तनाज़र में देखें। लेट्स सपोज आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं तो आप टॉपिक का ऑपरेशन इन 3 तनाज़र में करेंगे। सबसे पहले उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, यानी उस नॉलेज, उसमें जो बेसिक नॉलेज दिया गया है, पिछली क्लास का नॉलेज जो उसमें दिया गया है, वहाँ से आप एक क्वेश्चन बच्चे को हाईलाइट करके दें। एक सवाल वो होना चाहिए जो उसकी पिछली क्लास में वो सीख चुका था। उसके बाद उस टॉपिक में से लेट्स सपोज अगर आपने 5 क्वेश्चन बनाने हैं तो 3 क्वेश्चन आपके उन टॉपिक से रिलेट करते होने चाहिए, टॉपिक के उस पोर्शन से रिलेट करने चाहिए जिस पोर्शन का आपको पता है कि क्लास 3 में भी वजूद नहीं मिलना और क्लास 1 में भी इस बारे में बच्चे को कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। तो वो होता है आपका करंट नॉलेज। तो उस करंट नॉलेज पे आपके 3 क्वेश्चन बेस करने चाहिए। जबकि नेक्स्ट सिलेबस इंट्रो कुछ चीज़ें ऐसी उस सिलेबस के अंदर शेयर की गई होती हैं जिनका ताल्लुक जो है वो अगली क्लास से है, जिसका डिटेल नॉलेज जो है वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे मिलना होता है। तो उसका जो हल्का सा इंट्रो करवाया गया होता है, उस इंट्रो में से बेसिक डेफिनेशन से, यानी वहाँ उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिखाई नहीं गई, जस्ट डेफिनेशंस बताई गई हैं, तो आप भी उसमें से डेफिनेशन का क्वेश्चन ही अपने बच्चे से करेंगे। जब आप इन तीनों तनाज़र को सामने रखते हुए बुक बच्चे को पढ़ा रहे होंगे और इसी तनाज़र में वहाँ से बच्चे को क्वेश्चन हाईलाइट करवा रहे होंगे, तो एक पेपर सेटर भी जब पेपर सेट करता है तो उसके माइंड में ये तीनों चीज़ें होती हैं। प्रीवियस नॉलेज का उसने ध्यान रखना होता है, उसने पेपर में उसको वेटेज देनी होती है, उसके बाद करंट कंटेंट को उसने पेपर में वेटेज देनी होती है, उसके बाद नेक्स्ट सिलेबस इंट्रो, यानी नेक्स्ट स्टेप पे बच्चा पहुंचने के काबिल हुआ है या नहीं हुआ, उसका कितना लिंक हम अगली क्लास के साथ जोड़ पाए या नहीं जोड़ पाए, उस चीज़ को चेक करने के लिए भी पेपर में हल्का सा टच वो ज़रूर देता है। या यूँ समझ लें कि एक अच्छा पेपर सेटर जो है वो पेपर सेट करते वक्त 3 कैटेगरीज को ध्यान में रखता है। एक तो बुक के हवाले से इन 3 चीज़ों को, और दूसरे अगर स्टूडेंट्स की साइकी को देखा जाए तो वहाँ कुछ हमारे मीडियोकर स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ जो हैं वो बहुत ज़हीन स्टूडेंट होते हैं। तो ये जो नेक्स्ट सिलेबस इंट्रो है, ये इसका जो 5-7% वेटेज जिसको दी जाती है, पेपर में एक आधा क्वेश्चन इसका रखा जाता है, तो वो आपके ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का नॉलेज चेक करने के लिए कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल क्या है, ये कितना अगले नेक्स्ट स्टेप को समझ पाया है, कितना नहीं समझा, उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए जो है वो वहाँ पे ये पोर्शन दिया जाता है। तो जब आप क्लास में तैयारी करवाते वक्त इन सारी चीज़ों का खुद से ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा कभी भी परेशान नहीं होगा। और फिर कोई भी पेपर बनाए आपका बच्चा आसानी से उसको अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि वो पेपर की बेसिक साइकी से आपने उसको पहले से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। बुक के हर कॉन्सेप्ट में इन तीनों वैरायटीज़ को आपने ऑलरेडी क्लियर करके उसको एग्जैक्ट क्वेश्चनियर उसका रेडी कर दिया है। तो कोई भी जो चीज़ प्रीवियस नॉलेज जिस बुक में जो है वो सबके लिए सेम है। आप पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए भी वो प्रीवियस नॉलेज सेम रहेगा, उसका क्वेश्चनियर सेम बनेगा। अगर मैं पेपर बना रही हूँ तो मेरे लिए भी वो तमाम चीज़ें सेम ही होंगी। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपने बच्चों को
क्यूटी स्पेशल क्यूटी क्लासेस को जब हम तैयारी करवाएं तो हमें इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर यूनिट को देखना चाहिए, यूनिट के बाद उसके कॉन्सेप्ट्स को देखना चाहिए। और जब हम इस तरीके से बच्चे का क्वेश्चनियर रेडी करवा देंगे तो इंशाल्लाह हमारा बच्चा जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जी, अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपने पेपर स्कीम की तरफ। क्लास वाइज हम पेपर पैटर्न, नंबर स्कीम्स, उसकी प्रिपरेशन के हवाला से उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हर क्लास का जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, ईच सब्जेक्ट 25 मार्क्स। हम क्लास 3 की बात कर रहे हैं। क्लास 3 के ओवरऑल पेपर के 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें 25 नंबर इंग्लिश के, 25 उर्दू, 25 मैथ और 25 जनरल नॉलेज के हैं। तो हम इस अब देखेंगे कि इन 25 मार्क्स के लिए हमें किस टाइप की चीज़ों को जो है वो वैल्यू देनी चाहिए या कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला है मैच द कॉलम। अब ये कॉलम जो है वो डिफरेंट चीज़ों से क्रिएट किए जा सकते हैं। बुक्स के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे डायग्राफ्स दिए गए हैं, ब्लेंड्स दिए गए हैं, जिनसे बच्चे ने वर्ड्स बनाने हैं या पिक्चर्स के साथ उन ब्लेंड्स को मैच करना है, या उसके अलावा कुछ पिक्चर्स को उनके नेम्स के साथ मैच करना। इसके अलावा अगर हम ग्रामेटिकली इसको देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके जो है वो कौन सा, जैसे वर्ब है वो वर्ड से उसको मैच करना, नाउन प्रोनाउन है तो उसको नाउन वर्ड्स के साथ मैच करना। तो इस तरीके से वहाँ कॉलम क्रिएट किया जाएगा जो कि 3 मार्क्स का होगा। कॉलम के बाद जो है अगला क्वेश्चन पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन आप क्लास 3 के लेवल पे देखेंगे, जैसे कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क और उसके बाद फुल स्टॉप का, या इसके बाद एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। 4 पंक्चुएशन साइंस का बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो वही 4 पंक्चुएशन साइन बच्चे को यूज़ करवाएंगे और उसको उसका कहाँ इस्तेमाल करना है वो सिचुएशंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल्स हैं। सिंगुलर प्लूरल्स का जो है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें बच्चे को सिंगुलर प्लूरल को सर्कल करना, यहाँ पर सिंगुलर लिखे होंगे, प्लूरल बच्चे ने खुद लिखने हैं, या प्लूरल दिया गया तो उसका सिंगुलर बच्चे ने लिखना है। यानी आप उसको ये कॉन्सेप्ट करवाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हर बार पेपर का हिस्सा होता है। इसके बाद रीअरेंज द वर्ड, जो क्लास के फर्स्ट यूनिट में कुछ लेटर्स दिए गए हैं जिनका ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब है, उनको रीअरेंज करना है। आपने जस्ट वही वर्ड नहीं करवाने, अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट देना है कि किस तरीके से लफ्ज़ों को तरतीब देके एक बामीनिंग लफ्ज़ जो है वो बनाना है बच्चों ने। उसके बाद पिक्चर्स, नेम आएगा, राइम वर्ड्स होंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि अगर क्लास 3 की बात करें तो मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो वहाँ पे करवाए गए हैं वो वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इन 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच की अपने बच्चों को डेफिनेशंस करवानी है। डेफिनेशंस के बाद इनकी एप्लीकेशंस भी बच्चों को करवानी है, यानी सेंटेंस के अंदर से इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना सिखाना है। उसके बाद यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो इज, एम, आर, हैज़ एंड हैव। ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं बच्चे को इसका इस्तेमाल सिखाना है। ये नहीं कि बुक के अंदर कितने सारे 5 जुमले इज एम आर से हैं या हैज़ हैव से हैं, बच्चे बस उसको फिल करें। बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। जब बच्चे को आप वो आपके 8 हेल्प जो हैं वो सब्जेक्ट वर्ड्स जो हैं ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू के साथ आपने किस सिचुएशन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। हैज़ हैव आए तो सिंगुलर के साथ हैज़ है और प्लूरल के साथ हैव है। यानी अपने बच्चे का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे, ना कि ये कि कितनी लाइनों का में ये यूज़ सिखाया गया, वो लाइनें आप बच्चे को रटवा दें। उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट वॉवल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब एंड प्रोपोजिशन है, यानी प्रपोजिशन मच इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि हर बार पेपर में आता है और 4 नंबर का सवाल होता है। ये ज़रूर बच्चे को करवाना है। उसके बाद कंप्रीहेंशन पैसेज यूनिट नंबर 13 से लेके यूनिट नंबर 21 तक में से ही ये पैराग्राफ दिया जाता है। उसके अंदर से बच्चे को एक क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है जिसका आंसर बच्चे ने पैसेज के अंदर से ही ढूंढना होता है। सो ये मस्ट अपने बच्चे को करवाएं। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग थ्रू पिक्चर्स या वर्ड सेंटेंस, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो
ऑल्टरनेट होगा, या तो क्रिएटिव राइटिंग होगा कि पिक्चर है, पिक्चर पे बच्चे ने कोई 2-4 जुमले लिखने हैं, या कोई सीन है जिसमें से बच्चे ने कुछ नाउन प्रोनाउंस वगैरह का यानी वर्ड्स लिखने हैं, या फिर कुछ वर्ड्स बच्चे को दिए जा सकते हैं जिनके बच्चे ने जुमले बनाने हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑल्टरनेट आएंगे। ये दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो पेपर का हिस्सा होगा और वो 6 नंबर का होगा, लिहाजा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने ज़रूर करवाना है। इसी तरीके से अगर हम उर्दू की तरफ बढ़ें तो अल्फाज जुमले 5 नंबर के। अल्फाज जुमलों के लिए कुछ वर्ड्स किताब के अंदर ऑलरेडी दिए गए हैं। सबसे प्रायोरिटी पे आप वो वर्ड्स के जुमले याद करवाएं, क्योंकि 5 नंबर के जुमलों में से 3 वर्ड्स जो हैं वो जो ऑलरेडी जुमलों के लिए लफ्ज़ दिए गए हैं वहाँ से आते हैं, जबकि 2 अल्फाज जो हैं वो दीगर वोकैबलरी में से लिए जाते हैं। उस वोकैबलरी पोर्शन में कौन कौन से पोर्शंस को हमें ज़्यादा डिटेल में देखना चाहिए, उसमें ख़ास अल्फाज की इमला, यानी हर यूनिट के स्टार्ट पे कोई 5 से 7 वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें ख़ास अल्फाज की इमला के तौर पे प्रोमिनेंट किया गया है। आप उन अल्फाज के जुमले बच्चे को सिखाएंगे। उसके बाद आप जो है वो जो लास्ट पे उसमें फ्रैंक दी गई है जिसमें बच्चों को वर्ड सेंटेंस यानी वर्ड्स मीनिंग्स करवाए गए, उन तमाम वर्ड्स मीनिंग्स के लिए यूज़ किए गए अल्फाज के आप बच्चों को जुमले बनाने सिखाएंगे। उसके बाद वाहद जमा के लिए जो वोकैबलरी यूज़ हुई है उससे बच्चों को जुमलों में बनाना सिखाएं। यानी ये मैंने 2-3 पोर्शंस आपको हाईलाइट किए। बेसिकली बच्चे का सेंटेंस का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करें कि अगर कोई नाउन आए तो उसने किस तरीके से उसको जुमले में इस्तेमाल करना है, अगर कोई प्रोनाउन आए तो वो जुमले में किस जगह पे आएगा और दीगर उसके साथ कौन से एलिमेंट्स ऐड होकर एक परफेक्ट जुमला बन सकता है। तो उसके अलावा अगर आप वोकैबलरी पे जाएंगे तो वोकैबलरी आपने आपके ख़ास अल्फाज जो ऑलरेडी अल्फाज जुमलों के लिए दिए गए हैं सबसे पहले वो करवाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप ख़ास इमला वाले अल्फाज करवाएंगे। थर्ड स्टेप आपका वर्ड मीनिंग्स वाले अल्फाज होंगे और फोर्थ स्टेप आपका वाहिद जमा के लिए दिए गए अल्फाज। ये मैंने 4 से 5 कैटेगरीज को हाईलाइट किया जिनके अंदर से जुमलों के लिए वर्ड बच्चे को आ सकते हैं। उसके बाद सवालात के जवाबात जो कि बुक के अंदर ही जो एक्सरसाइज के लास्ट पे क्वेश्चन दिए गए हैं वही हैं। 3 सवाल होंगे 6 नंबर के, 2 नंबर का एक सवाल होगा। तो यहाँ कम काम करके ज़्यादा आपको जो है वो मार्क्स मिलने हैं, तो सो इस पोर्शन को बहुत अच्छे से करवाएं। उसके अलावा तोड़ जोड़ है, दुरुस्त इमला वाले अल्फाज, अरकान से लफ्ज़ बनाएं, वाहद जमा अल्फाज मतजाद। ये जो 4-5 टॉपिक मैंने आपसे शेयर किए हैं, इन 4-5 टॉपिक्स में से कोई से 2 टॉपिक्स जो हैं वो 4-4 नंबर के लिए पेपर में आते हैं। उसके बाद क़वाइदो इंशा की तरफ अगर हम बढ़ें तो बेतरतीब जुमलों की तरतीब, यानी कोई जुमला है उसके अल्फाज को आगे पीछे कर दिया गया है और फिर उस जुमले के अल्फाज को परफेक्ट अपनी जगह पे लिख के उस जुमले को बामायनी बनाना है। तो जब आप अपने अल्फाज जुमले की प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आपके बच्चे को पता होगा कि अगर प्रोनाउन उसकी जगह कौन सी है, नाउन की जगह कौन सी है, वर्ब की जगह कौन सी है, जब प्रॉपरली उसे जुमले का स्ट्रक्चर आता होगा तो वो बेतरतीब जुमलों को भी आसानी से तरतीब दे लेगा। उसके बाद मजमून, दरख्वास्त, ख़त, तख्लीकी लिखाई और तस्वीरी कहानी, इनमें से 6 नंबर का एक सवाल आपके बच्चे को आना है। यानी ये कितने टॉपिक हैं? तस्वीरी कहानी, तख्लीकी लिखाई, खतूत, दरख्वास्तें और मजमून। 5 छठा टॉपिक आपका जो है वो बेतरतीब जुमलों की तरतीब। इन 6 सवालात में से एक सवाल आपके बच्चे को आएगा। कोई भी एक टॉपिक होगा जिसके ऊपर आपके बच्चे ने एक पैरा लिखना है और 5 से 10 लाइनें। 3 क्लास के बच्चे को 5 से 10 लाइन्स का मार्जिन होता है, सो वो 6 नंबर के लिए है। लेकिन चूंकि छोटे बच्चे हैं, सारी चीज़ को याद रखना और देर पा उसको अपने हाफजे में स्ट्रॉन्ग करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो अगर आपका एक्चुअल टारगेट 5 सेंटेंस का है तो आप 10 सेंटेंस अपने बच्चे को करवाएं। वो 2 भूल भी गया या 4 या 5 भी भूल गया तो एटलीस्ट 5 जुमले जो हैं वो ज़रूर वहाँ पे लिख पाएगा। तो लिहाजा जितनी रिक्वायरमेंट आपके मॉडल पेपर में है उससे डबल करके आप उसकी प्रैक्टिस में बच्चे को वो चीज़ें सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आपका 25 नंबर का जो उर्दू का पेपर है वो आसानी से कवर हो जाएगा। और यहाँ मैं प्रेफरेंस दूंगी 3 क्लास में सबसे पहले जब आप थ्योरी के टॉपिक याद करवाने लगें तो सबसे पहले मजमून बच्चों को याद करवाएंगे क्योंकि इसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के। उसके बाद आप दरख्वास्तें, फिर ख़त, फिर तख्लीकी लिखाई का टॉपिक और सबसे लास्ट में आप कहानियाँ करवाएंगे क्योंकि छोटी क्लास है। कहानी का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसके एलिमेंट्स का जो है वो बैलेंस बनाए रखने के लिए उसको थोड़ा लेंथी मवाद याद करना पड़ता है। तो 3 क्लास में इसके चांसेस जो हैं
वो थोड़े कम होते हैं, तो लिहाजा ये नहीं कि करवानी लाजमी है, क्योंकि कहानी लाजमी आ जाती है पेपर में। वर्जन्स होते हैं, जैसे 6 पेपर के वर्जन है, तो 6 के 6 वर्जन में एक एक क्वेश्चन जो है, किसी में मजमून होगा, किसी में दरख्वास्त होगी, किसी में खत होगा, किसी में तख्लीकी लिखाई होगी, किसी में तस्वीरी कहानी। यानी इन 5 टॉपिक्स के अंदर से एक एक टॉपिक जो है वो हर वर्जन में पेपर में दिया जाता है। उसके बाद आप मैथ की तरफ अगर हम बढ़ें, तो मैथ में हमारा पहला यूनिट जो है वो मच इम्पोर्टेंट यूनिट है। उसके अंदर जो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट जैसे प्लेस वैल्यू, राइट इन वर्ड्स, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इवन ओड नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर विद दीज सिंबल्स, ये जो उस यूनिट के मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ से हमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, या 4 नंबर का, सॉरी, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हमें मस्ट आते हैं। यानी टोटल 8 मार्क्स का पेपर जो है वो हमारे बच्चे को फर्स्ट यूनिट में आता है। इंतहाई इजी जो है वो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे। बेसिक इसकी जो प्लेस वैल्यू डायग्राम है, अगर हम अपने बच्चे को नेशनल डायग्राम अच्छे से रीड आउट करना सिखा देते हैं और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू बच्चे को मेमोराइज करवा देते हैं, तो फिर उसके लिए कोई भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इन तमाम क्वेश्चन की जो बेस है वो जस्ट एक पहला हमारा टॉपिक है, वो है प्लेस वैल्यू। जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू अच्छे से क्लियर होगी, वो अमाउंट को अच्छे से उसकी स्पेस पे लिख पाएगा। वो बच्चा आसानी से लफ्ज़ को पढ़ सकता है, पढ़ के लिख सकता है। वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के में भी जो मेजर फैक्ट्स होता है वो यही कि अमाउंट्स बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ पाएँ, तो वो उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब बच्चे को एग्जैक्ट वैल्यूज़ का पता होगा कि 100 बड़ा है या 10 बड़ा है या 1000 बड़ा है, और वो तभी उसको कर पाएगा जब उसको डायग्राम क्लियर होगी। उसके बाद इवन ओड, ताक और जुफ्त का कॉन्सेप्ट। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, इक्वल कौन से मार्क्स नंबर हैं, और वो तभी पॉसिबल होगा जब बच्चे को वैल्यू अच्छे से आती होगी। सो यहाँ पे 8 कॉन्सेप्ट सिखाने की बजाय अच्छे से अपने बच्चे का प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, तो आपके ये बाकी के मार्क्स जो हैं वो आसानी से आपका बच्चा जो है वो ले सकता है। अब जैसे मैंने बात की कि 4 नंबर का एक सवाल, और वो हमारे पहले कॉन्सेप्ट पे बेस कर रहा होता है प्लेस वैल्यू। इकाइयाँ, दहाइयाँ, सैकड़े अलग करें, या इसमें कौन सी इकाई, कौन सी दहाई, कौन सा सैकड़ा है, या जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़े के हिसाब से उसको वर्ड्स में लिख दें। तो ये हमारा जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो इस एक कॉन्सेप्ट पे, और फिर बाकी के 4-5 कॉन्सेप्ट में से हमें 2-2 नंबर के 2 सवाल आने हैं। इसी तरीके से यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे 10 नंबर का पेपर यहाँ से उठाया जाता है। इसमें जमा, तफरीक, ज़र्ब और तकसीम। यहाँ जमा तफरीक का मैं अगर बात करूँ तो 50% पोर्शन जो है वो इसका जमा तफरीक का होगा, और 50% जो है वो ज़र्ब और तकसीम का होगा। अब ज़र्ब और तकसीम सिखाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को फोकस करने की ज़रूरत है वो है टेबल्स। अगर हमारे बच्चे को टेबल अच्छे से आते होंगे तो वो आसानी से ज़र्ब और तकसीम के तमाम क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएगा, क्योंकि 3 क्लास के लेवल पे ज़र्ब और तकसीम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, टेबल्स की ही जो है वो अप्स डाउन को यूज़ करते हुए वहाँ पे ज़र्ब और तकसीम का कॉन्सेप्ट करवाया गया है। तो लिहाजा बच्चे को ये अच्छे से करवाएं। किसी भी क्वेश्चन को करवाने का तरीकाकार ये नहीं कि आप उसकी वोकैबुलरी ढेरों ढेर बच्चे को, क्योंकि बुक में तो बहुत सारी वोकैबुलरी है, अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएं तो वो रटलाइजेशन होगी। जब सेम डिजिट्स बच्चे के सामने नहीं आएंगे या क्वेश्चन की थोड़ी सेंस चेंज हो जाएगी, तो फिर बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। लिहाजा यहाँ आप यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5 में इन चारों कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। और अगर आप जैसे जमा का एक क्वेश्चन लिखा है, उसको करवाने कितने तरीक़ों से करवाना है, जमा विदाउट कैरी, और वर्टिकली लाइन में, हॉरिजेंटली लाइन में, और जो है प्रॉब्लम इन डेली लाइफ, ये एक क्वेश्चन जमा का जैसे 2 जमा 2 मैंने इसको पहले वर्टिकली लिख दिया, फिर मैंने इसको हॉरिजेंटली लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको डेली लाइफ प्रॉब्लम में, यानी अहमद के पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, सना ने उसको 2 टॉफ़ियाँ मज़ीद दे दिया, अब अहमद के पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ हैं। जमा का ये एक कॉन्सेप्ट सेम डिजिट और इसकी डिफरेंट तरीके से मैंने इसको अलाइन किया। तो जब बच्चा हर मेथड से इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पा रहा है, तो उसका मतलब ये है कि विदाउट कैरी वाला कॉन्सेप्ट बच्चे का स्ट्रॉन्ग है। फिर सेकंड स्टेप जमा में ही आपका है विद कैरी। पहले आपने विदाउट कैरी पे ये तमाम एप्लीकेशंस करनी है, उसके बाद आप विद कैरी
के साथ आप ये तीनों एप्लीकेशंस जो हैं वो बच्चे को करवाएंगे। उसके बाद आप इसी तरीके से तफरीक, पहले विदाउट कैरी और उसके बाद विद कैरी, इसी तरीके से ज़रब और तकसीम को भी आप पहले टेबल के थ्रू करवाएं, फिर उसके बाद अलग से आप डिफरेंट मिक्सअप क्वेश्चंस के जरिए करवाएं, फिर उसके बाद उसको डेली लाइफ प्रॉब्लम में डालें। फिर आपका मेजरमेंट और टाइम का यूनिट है, जहां से आपको 2-2 नंबर का पेपर ज़रूर हाईलाइट होता है। टेबल, डेली लाइफ प्रॉब्लम, ये टोटल इसी 10 मार्क्स के अंदर कवर होती हैं, क्योंकि ये जो 4 यूनिट हैं ये आपके बड़े ही इम्पोर्टेंट यूनिट हैं। सो इसको अच्छे तरीके से आप करवाएं। उसके बाद मेजरमेंट में जो एक चीज़ ख़ास बच्चे को सिखाने वाली होती है, क्योंकि मेजरमेंट और यूनिट नंबर 2-3 में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है। यहाँ भी मेजरमेंट में भी जमा तकसीम ही, तफरीक ही सिखाई गई होती है, जबकि यूनिट नंबर 2 और 3 में भी जमा तफरीक ही सिखाई गई। अगर यूनिट नंबर 7 में भी जमा तफरीक सिखाना ही मकसूद हो तो क्या वो यूनिट नंबर 2 और 3 में मुकम्मल नहीं होता। यहाँ जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है मेजरमेंट की इकाइयाँ, उनका प्रॉपर यूज़, मीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर को मिलीमीटर में जमा करना, उन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से अलाइन करना हमारे बच्चे को आना चाहिए। सो यहाँ अगर बच्चा सारा क्वेश्चन ठीक करता है और मेजरमेंट की इकाइयाँ साथ नहीं लगाता तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन गलत है। तो लिहाजा यहाँ जो 2 नंबर का सवाल यहाँ से लाजमी आता है और वो मेजरमेंट की इकाई की बेसिकली क्लियरेंस करनी होती है, तो सो वो बच्चे को बोलेंगे अच्छे तरीके से उसकी एप्लीकेशन करें। इसी तरीके से अगर हम जनरल नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे तो जनरल नॉलेज में एमसीक्यूज़ हमें 5 नंबर के आते हैं और एमसीक्यूज़ किसी एक यूनिट के नहीं होते। 5 एमसीक्यूज़ क्रिएट करने के लिए 2 से 3 यूनिट का यूज़ किया गया होता है और मिक्सअप करके बच्चे को पेपर में आते हैं। तो लिहाजा जब आप डेली बेस पे प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ये चीज़ उसी तरीके से करवाएं। फिर कॉलम और लाइफ साइकिल, कॉलम भी यूनिट जैसे एमसीक्यूज आप क्रिएट कर रहे हैं वैसे ही डिफरेंट यूनिट्स के अंदर से एक एक जो है वो टॉपिक पकड़ें और वहाँ से कॉलम क्रिएट करें। उसके बाद लाइफ साइकिल्स यूनिट्स के अंदर प्लांट का लाइफ साइकिल है, हैन का लाइफ साइकिल है, उसके बाद बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिया गया है, उसके बाद फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिया गया। ये 3-4 लाइफ साइकिल्स मच इम्पोर्टेंट हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। इन्हीं क्वेश्चंस को, यानी जो मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल्स, इन्हीं से कॉलम भी क्रिएट करवाएं और इनके लाइफ साइकिल्स को अलाइन करना भी सिखाएं। उसके बाद कॉलम को तैयार करवाने के लिए यूनिट में दी गई तस्वीर का भी इस्तेमाल करें। शॉर्ट क्वेश्चन 4, 2 नंबर का, 1 8 नंबर के टोटल। फिर इसी तरीके से फिल इन दी ब्लैंक्स 5 मार्क्स की और पिक्चर नेम आपके 3 नंबर के, यानी कोई सी भी तस्वीर जो कि यूनिट के अंदर दी गई है। लिहाजा यूनिट तैयार करवाते वक्त यूनिट के अंदर जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके नेम बच्चे को लिखना और पढ़ना ज़रूर सिखाएं, क्योंकि पेपर का जो दूसरा बड़ा पोर्शन है वो पिक्चर्स के नेम है। और अगर मैं बात करूं हर टोटल यूनिट्स की तो ये 20 से 25 पिक्चर्स बनेंगी, जिनको हम अगर अपने बच्चे को याद करवा देते हैं तो वो बड़ी आसानी से वहाँ से मार्क्स जो है वो गेन कर सकता है। जी अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जी हमारी 4 क्लास। 4 क्लास का भी टोटल 100 मार्क्स का पेपर, 25 ईच सब्जेक्ट। अब 3 क्लास के पेपर की निस्बत 4 क्लास के पेपर में वैरायटी जो चेंज होगी, इसमें इंग्लिश के 13 एमसीक्यूज होंगे, जिसमें से 3 एमसीक्यूज कंप्रीहेंशन पैसेज होगा और उसी के अंदर से बच्चे ने इनके आंसर्स देने होंगे। उसके बाद वर्ड सेंटेंस होंगे 4 मार्क्स के। यूज वोकैबुलरी वर्ड्स टू नो, यानी यहाँ भी कुछ तो पहले से वर्ड सेंटेंस के लिए वर्ड्स दिए गए हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करवानी है वो आपने वोकैबुलरी वर्ड का यूज़ करवाना है। फिर फिल इन दी ब्लैंक्स, 4 फिल इन दी ब्लैंक्स, 2 मार्क्स, हाफ ऑफ मार्क्स का एक क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, जो कि टेक्स्ट बुक, कंटेंट लिस्ट और थ्रू पिक्चर्स, यानी टेक्स्ट बुक में हर यूनिट के लास्ट पे राइटिंग स्किल का एक टॉपिक दिया गया होता है, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंटेंट लिस्ट में कुछ टॉपिक हाईलाइट किए गए होते हैं थ्योरी के, उसमें से भी आ सकता है, या फिर पिक्चर दे के उस पर भी कुछ जुमले जो है वो बच्चे को लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से 25 नंबर उर्दू के हैं, जिसमें 13 एमसीक्यूज हैं। इसमें भी 3 एमसीक्यूज जो हैं वो कंप्रीहेंशन बेस होंगे। फिर आगे 6 नंबर की दरख्वास्त, खत, कहानी, तीनों में से एक टॉपिक होगा और उसके 6 नंबर होंगे। और अगले 6 मार्क्स के लिए तशरीह, मजमून, तख्लीकी लिखाई या तस्वीरी कहानी।
में से चारों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक होगा और उसके 6 मार्क्स होंगे। यानी हमारे थ्योरी के जो 7 टॉपिक्स हैं उनकी कैटेगराइजेशन की गई है 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में 3 चीजें हैं, तीनों में से कोई एक सवाल 6 नंबर के लिए और अगले 4 में से कोई एक सवाल 6 नंबर के लिए। चूंकि बच्चे के पास ऑप्शन नहीं होता, अब लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम चारों टॉपिक्स को ही अच्छे से करवाएं, देन हमारा बच्चा जो है ना वो उसको अच्छे से कर सकता है। अब हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे तो साइंस में 13 नंबर के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन 4, 2 नंबर का एक 8 नंबर के टोटल चारों क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन एक जो कि 4 मार्क्स का है। इसी तरीके से मैथ का है, मैथ में एमसीक्यूज 13 नंबर के, शॉर्ट क्वेश्चन 4, 2 नंबर का एक 8 नंबर के टोटल और लॉन्ग क्वेश्चन एक जो कि 4 नंबर का होगा। इसी तरीके से हम अपने 5 और 6 को देखेंगे। 5 और 6 में थोड़ी सी चेंजिंग जो है वो पर 4 क्लास, तो वो 13 नंबर के एमसीक्यूज सेम 4 क्लास की तरह। उसके बाद वर्ड सेंटेंस 4 मार्क्स के और 2 मार्क्स के सेंटेंस हैं जो वर्ड सेंटेंस हैं। उसके बाद क्रिएटिव राइटिंग 6 मार्क्स की। अब यहाँ पे इन 2 मार्क्स के लिए बच्चे को चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मेक क्वेश्चन, फुलिंग सेंटेंस, यानी ये 2-3 फीचर्स मैंने क्लियर किए हैं। इन दोनों तीनों फीचर्स के अंदर से बच्चे को 2 नंबर का सवाल आता है क्लास 6 के लिए और इसी तरीके से क्लास 5 के लिए भी बच्चे को 4 क्लास की तरह फिल इन दी ब्लैंक्स दी जाती है 2 मार्क्स के लिए। 6 मार्क्स के लिए हमारे पास कंटेंट बुक के क्रिएटिव राइटिंग जो कि राइटिंग स्किल पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में दिए गए होते हैं, उसके अलावा कंटेंट लिस्ट में दिए गए होते हैं जो मैंने शॉर्ट्स ले भी बोला, उसमें ऐसे, स्टोरी, एप्लीकेशन, डायलॉग और पिक्चर डिस्क्रिप्शन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन के लिए आप यूनिट के अंदर दी गई पिक्चर्स के ऊपर बच्चे को कुछ मवाद लिखने के लिए एक्चुअल करेंगे, जबकि दीगर जो ये टॉपिक्स दिए गए हैं ये कंटेंट बुक में ऑलरेडी नॉमिनेट किए गए होते हैं, तो वहां से आप इसको रेडी करवाएंगे और ये हमारा टोटल ही 5 के 5 टॉपिक्स में से 6 नंबर का एक सवाल होगा। इसी तरीके से उर्दू का कसीरल इंतखाबी 13 नंबर के, तशरीह, तख्लीकी लिखाई, मजमून में से हमें जो है वो 6 नंबर का एक सवाल होगा। दरखास्त, खत, कहानी में से 6 नंबर का एक सवाल होगा। टोटल 12 नंबर का इंशाइया हिस्सा होगा और उसमें से तीनों पोर्शन में से 6 नंबर का एक सवाल और अगले तीनों पोर्शन में से 6 नंबर का एक सवाल। मैथ में 13 एमसीक्यूज, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, टोटल 8 मार्क्स, लॉन्ग क्वेश्चन एक 4 नंबर का। इसी तरीके से जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज 13 नंबर के, क्वेश्चन आंसर जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का 4 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक, टोटल 8 नंबर और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बाज़-औक़ात 2 शॉर्ट क्वेश्चन को ए बी पार्ट बना के भी 4 नंबर का क्वेश्चन किया जा सकता है और बाज़-औक़ात कुछ लेंथी क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए होते हैं जिनके 5 से 6 स्टेप्स के अंदर जो अपने आंसर को कवर कर पाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को है वो लॉन्ग टर्म में यूज किया जाता है और एक ही क्वेश्चन फिर दिया जाता है। नेक्स्ट वन है जी हमारा 7 और 8 का। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, जो मैं आपको क्लियर करती चलूँ। इंग्लिश में इसका जो 13 नंबर के एमसीक्यूज हैं और एमसीक्यूज के बाद जो इंशाइया पार्ट है उसमें समरी, माइंड मैप या क्रिएटिव राइटिंग 3 टॉपिक्स में से 6 नंबर का एक सवाल। उसके बाद टेक्स्ट बुक, कंटेंट लिस्ट, लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, डायलॉग, यानी एप्लीकेशन, लेटर, स्टोरी और डायलॉग ये जो आपकी कंटेंट बुक के अंदर दिए गए होते हैं। उसके बाद टेक्स्ट बुक में हर यूनिट के लास्ट पे जो टॉपिक दिए गए होते हैं उनमें से 6 नंबर का एक सवाल, यानी इंशाइया में हमें 6-6 नंबर का एक सवाल होगा। टोटल 12 नंबर का ये थ्योरी पेपर होगा। उसी तरीके से उर्दू का जो है हमारा 13 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होंगे जिनमें से 3 कम्प्रीहेंशन, यहाँ भी 3 कम्प्रीहेंशन एमसीक्यूज होंगे। और उसके बाद इंशाइया हिस्सा में तशरीह, मजमून, दरख्वास्त, खत और कहानी, ये 5 टॉपिक के अंदर से हमें 6-6 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 6 से ऑनवर्ड तमाम क्लासेस के अंदर तशरीह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा तशरीह तो मस्ट अपने बच्चों को सिखाएं। उसके बाद तशरीह के साथ शायर का नेम और नज़म का नेम भी ज़रूर अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अगर हम बात करें तशरीह की 6 नंबर की तशरीह है तो 6 नंबर की तशरीह में से 5 नंबर तशरीह के और 1 नंबर सिर्फ शायर के नाम का है। तो अगर हमारा कमज़ोर बच्चा जो है वो तशरीह अच्छे से नहीं भी कर पाता तो एटलीस्ट शायर का एक नाम लिख के वो 1 नंबर ज़रूर ले सकता है।
उसके बाद एमसीक्यूज़, अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ में 13 एमसीक्यूज़ हैं। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है जो 2 नंबर का एक सवाल होगा, टोटल 4 क्वेश्चन 8 नंबर के। लॉन्ग क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले बोला कि बाज़ औक़ात इसको ए बी पार्ट करके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिक्स करके एक लॉन्ग बना दिया जाता है, और बाज़ औक़ात यहाँ पे कोई 5 से 6 स्टेप्स में हल होने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को ही दिया जाता है। इसी तरीके से साइंस में 13 एमसीक्यूज़, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर का एक, टोटल 8 मार्क्स, और इसी तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपसे जो है वो लेबल द पिक्चर्स भी करवाया जा सकता है। बुक्स में दिए गए कोई एक्सपेरिमेंट में से कोई एक एक्सपेरिमेंट भी आपको दिया जा सकता है, या फिर एक्सरसाइज के लास्ट में दिए गए लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज पे ही बेस करें। जिस तरीके से हमने यूनिट बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस खुद रेडी करने होते हैं, इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चंस को भी जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उससे हटकर भी मज़ीद कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस अपने बच्चों को आपने रेडी करवाने हैं। वगैरह। अब हम इसके बाद स्कूल टाइम टेबल पे बात करेंगे, जो मैं समझती हूँ कि क्यूएटी प्रिपरेशन में एक बहुत ही अहम एलिमेंट है। क्यूएटी प्रिपरेशन की तैयारी में हमें अपने स्कूल के टाइम टेबल को 3 कैटेगरीज़ में डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, शाइनिंग, एवरेज और स्लो लर्नर। तो हमें अपनी हर क्लास के इन स्टूडेंट्स को कैटेगराइजेशन कर लेनी चाहिए, और फिर तीनों लेवल पे अलग अलग टाइम टेबल डिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि हर लेवल के बच्चे की अलग नीड है। अगर मैं शाइनिंग स्टार्स की बात करूं तो उन्हें चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम डिवाइड करते हुए डायरी के लिए कुछ टाइम सेव करना चाहिए, जबकि एवरेज स्टूडेंट्स को चारों सब्जेक्ट्स के साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन पे भी कुछ टाइम देना चाहिए, और फिर उसके बाद डायरी और पेरेंट्स मैसेज। इसी तरीके से अगर मैं अपने स्लो लर्नर की बात करूं तो स्लो लर्नर को चारों सब्जेक्ट्स के साथ साथ, चूँकि वो स्लो लर्नर में अलग डेफिशिएंसीज होती हैं, कुछ बच्चे जो पढ़ना जानते हैं वो लिख नहीं पाते, जो लिखना जानते हैं वो पढ़ नहीं पाते, तो लिहाजा उन बच्चों के लिए अपने टाइम टेबल में रीडिंग और डिक्टेशन का टाइम ज़रूर मैनेज करना चाहिए, और डेली बेस पे उनकी 10 वर्ड्स इंग्लिश, 10 वर्ड्स उर्दू वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ उसकी डिक्टेशन को भी फोकस करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो भी बच्चे जल्दी फिर दूसरे बच्चों के साथ मिल जाएंगे। स्कूल, जैसे आपको पता है, सुबह 7 o'clock से लेके 1 o'clock तक बच्चे को 1-1 मिनट हमने डिज़ाइन करके दिया होता है कि जी उसने किस तरीके से गुजारना है, कब खाना है, कब पढ़ना है, कब कौन सी बुक खोलनी है, कब काम लिखना है, कब टेस्ट बनाना है। लेकिन जो बच्चे का होम टाइम टेबल है वो अगर सेट नहीं होगा तो हमारे जो 6 आवर्स की वर्किंग है वो बिल्कुल बेसूद हो जाएगी। तो लिहाजा ऐसे में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बच्चे का जो होम टाइम टेबल है वो भी अच्छे से डिज़ाइन करवाएं, ताकि बच्चे जो है वो फिर किसी अपने वक्त का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। तो उन्हें बताएं कि उन्होंने कब पढ़ना है, कब खाना है, कब खेलना है, कब सोना है, कब उठना है, कब अपनी जो है वो काम को दोहराना है। जब आप ये एक जामिया टाइम टेबल उन्हें घर के कामों के लिए भी दे देंगे तो फिर क्या होगा कि तमाम बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से अपना घर का टाइम भी अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। फिर जो आपने उन्हें स्कूल में याद करवाया होगा उसे घर बैठ के रिवाइज़ करेंगे, और अगले दिन आपके जो काम के रिज़ल्ट्स होंगे वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऑफ एवेल्यूएशन, देयर आर 2 डिफरेंट पीरियड्स ऑफ एवेल्यूएशन ड्यूरिंग क्यूएटी प्रिपरेशन। क्यूटी की तैयारी के दौरान 2 तरह के जो पीरियड्स हैं हमारे सामने आते हैं। पहला स्ट्रगल पीरियड होता है और दूसरा अप्रिसिएशन पीरियड। अब इन दोनों पीरियड्स का हम डिफरेंस देखेंगे। स्ट्रगल पीरियड में जो है वो, इन स्ट्रगल पीरियड वी ऑलवेज सेट चैलेंज इन फ्रंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, बट इन अप्रिसिएशन पीरियड वी ऑलवेज अप्रिशिएट बोथ टीचर्स स्टूडेंट्स थ्रू क्लैपिंग, रिवार्ड्स ड्यूरिंग असेंबली etc। अब होता क्या है कि जब हम क्यूएटी स्टार्ट करते हैं तो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, चूँकि उन बच्चों के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस जो हैं वो कोई बड़े मायने नहीं रखते, वो जल्दी जल्दी उसको अचीव करते हैं। अब होता क्या है कि अब 2 माह पहले ही हम उन बच्चों को इतना अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट कर दें अगर, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उनके काम की परफॉर्मेंस जो है वो लैग कर जाएगी। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें स्टार्ट का पीरियड जो है उसको बजाय अप्रिसिएशन की तरफ ले जाने के हमें उसको स्ट्रगल पीरियड में
ढालना चाहिए। हमारे बच्चों को हमेशा उनके सामने एक नया चैलेंज आना चाहिए। हमारे टीचर्स जब अपना मैक्सिमम काम कर लें, उसके बाद उन्हें मज़ीद नए काम के लिए टारगेट सेट करने चाहिए हमें उनके सामने, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पे फोकस करें। और जब वो एक काम करवा लें तो मज़ीद नया काम उनके सामने आना चाहिए। उन्हीं के काम के अंदर से मज़ीद कुछ क्यूरीज़ उनके सामने लानी चाहिए, ताकि वो हमेशा इस जो है तनाज़र में काम करें कि अभी हमारे जो काम है वो परफेक्ट नहीं है, अभी हमें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। यानी उनकी स्ट्रगल जो है वो रुकनी नहीं चाहिए, कभी भी उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस वाला एलिमेंट नहीं आना चाहिए। फिर जैसे ही हम क्यूएटी के करीब आ जाते हैं, कोई 15 दिन पहले जो है हमें अपने आप को एकदम मोल्ड करने की ज़रूरत होती है। वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें तो हमने अप्रिशिएट करना ही करना है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उन बच्चों के लिए भी हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होती है। उन बच्चों को भी बजाय डांट डपट के या जो है वो परेशान होने के, उन बच्चों को भी थोड़ा अप्रिशिएट करें। छोटी छोटी चीज़ें जो वो कर सकते हैं, उनके स्ट्रेंथ्स देखें। अगर वो चारों सब्जेक्ट्स अच्छे से नहीं कर पाते तो किस सब्जेक्ट पे उनका फोकस है, उन सब्जेक्ट के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पेपर के लिए भी ज़रूरी हैं और वहाँ हमारे बच्चे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर टारगेट दें। और फिर जब वो अचीव कर लें तो उन्हें छोटी छोटी उन छोटी छोटी काविशों पे उन्हें अप्रिशिएट करें, जिससे बच्चों की हौसला अफजाई होगी और फिर दोनों लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से अपने काम को और लगन के साथ करेंगे। क्योंकि बच्चा हो या बड़ा, जो भी कोई काम कर रहा हो, उसकी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि उसे उसके काम को सराहा जाए, उसकी तारीफ़ की जाए। तो लिहाजा हमें स्टार्ट में अपने टाइम को बजाय अप्रिसिएशन होनी चाहिए साथ साथ, लेकिन अप्रिसिएशन के साथ साथ चैलेंजेस भी अपने बच्चों और टीचर्स के सामने आने चाहिए। जबकि लास्ट पीरियड पे जाके हमें अपने लोगों को जो है उनको हौसला देना होता है, उनके साथ खड़े होना होता है। तो वहाँ पे फिर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन की तरफ लेके जाना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जो उनके लिए हर्डल का बायस बन रही हैं, अपने सिलेबस की कंटेंट्स को शॉर्ट करते हुए अपने जो चारों सब्जेक्ट्स में से कोई से 2 या 3 जो सब्जेक्ट बच्चे कर पा रहे हैं, जो एक आधा सब्जेक्ट जिसको वो बहुत ज़्यादा टफ़ फील कर रहे हैं, उन्हें साइड पे करके अपने बच्चों के लिए फिर आसानियाँ हमें जो है वो तलाश करनी चाहिए। हाउ टू चेक द सिलेबस आउटकम्स थ्रू क्वेश्चन स्किल वी एवेल्यूएट द स्टूडेंट्स टीचर्स प्रॉपरली। यानी हम अपने सिलेबस की आउटकम को कैसे चेक कर सकते हैं। जब तक हमें अपने सिलेबस की आउटकम का आइडिया नहीं होगा, हमें ये नहीं पता होगा कि हम सिलेबस को किस तरीके से चेक करेंगे, तब तक हम अपने बच्चों के स्ट्रगल पीरियड और अप्रिसिएशन पीरियड को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस होने चाहिए, किसी भी टॉपिक को लेके ढेरों ढेर सवाल होने चाहिए। यानी वो कॉन्सेप्ट अगर बुक में 2 तरीक़ों से करवाया गया तो उसको पेपर में पूछने के लिए 10 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास रेडी होने चाहिए। हम जब क्लास में जाएं तो हर बार एक नया क्वेश्चन बच्चे के सामने जाए और बच्चे को भी लर्न करने का मज़ा आएगा, और इस तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको आपके काम का आउटपुट भी देगा। आपके सामने जो है वो चारों सब्जेक्ट्स के हवाले से मैंने अफेक्टिव क्वेश्चन टेक्निक टू एवेल्यूएट द सिलेबस आउटकम को चेक करने के लिए मैंने चारों सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए चारों सब्जेक्ट्स का एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको हाईलाइट किया है, और उस कॉन्सेप्ट को लेके कोई 5-5 6-6 कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन क्रिएट किए हैं कि एक टॉपिक को आप कितने तरीक़ों से बच्चों से पूछ सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा जो है वो तरीक़ाकार आपके पास होंगे। आप और यूनिक तरीक़ों से जब ये क्वेश्चन बच्चों से करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट उतना ही जामिया हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर मैं बात इंग्लिश की करूँ तो वहाँ वावल है। अगर 3 क्लास की बात करूँ तो 3 क्लास की बुक में वावल 2 तरीक़ों से दिया गया है, या वावल से फिल इन द ब्लैंक्स, या जो वावल से वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके गिर्द सर्कल करें। अब मैंने वहाँ पे वावल को जो है वो राइट वावल सबसे पहले बच्चे से पूछा, वावल कितने हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन है और उनको अलग से लिखने के लिए। फिर सर्कल वावल वर्ड्स हैं, सेपरेट वावल वर्ड्स, यानी किसी भी लेटर वर्ड्स के अंदर से वावल लेटर्स को अलग करना है। फिर मैच द कॉलम, वावल का कॉलम अरेंज इस तरीके से किया जा सकता है कि एक साइड पे वावल वर्ड से बनने वाली पिक्चर्स होंगी और दूसरी साइड वावल लेटर्स होंगे, और उन लेटर्स से कौन सी पिक्चर का जो है वो वर्ड स्टार्ट होता है उसको उससे मैच करें। इस तरीके से आप उस कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। आप पिक्चर्स दे सकते हैं, उन वॉवल्स की हेल्प से बच्चों ने उन पिक्चर्स के नेम लिखने हैं। आप बच्चे से सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाउ मैनी वॉवल लेटर्स
फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉवल लेटर्स, मेक वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वॉवल्स। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं और कॉन्सेप्ट एक ही है, तो लिहाजा आप भी इसी तरह जब भी कोई कॉन्सेप्ट करवाएं तो जो 2 या 3 क्वेश्चन बुक के अंदर दिए गए हैं आप उन्हीं क्वेश्चंस को मज़ीद मोल्ड करके कोई 5-7 तरीक़ों से बच्चों से क्वेश्चन करें ताकि आपको आइडिया हो सके कि बच्चा किस तरीके से बच्चे का कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो उर्दू में भी मुज़क्कर मुअन्नस है, तो मुज़क्कर मुअन्नस को जो है उसके बुक में अगर सिंपल तरीका है कि जी मदजल मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें या मदजल मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें। अब उसको अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे के मुज़क्कर मुअन्नस कितने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो हम बजाय इसके कि मुज़क्कर बता दें और मुअन्नस लिखवा लें या मुअन्नस बता के मुज़क्कर लिखवा लें और एक इबारत में मुज़क्कर को ऐड करके मुअन्नस की फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दें, उन्हें बोलें कि जो अंडरलाइन मुज़क्कर हैं उनके मुअन्नस फिल इन द ब्लैंक्स में ऐड करें, या मुदज्जल अल्फाज में से जो मुअन्नस अल्फाज नहीं हैं उनके गिर्द दायरा लगाएं। अब जो मुअन्नस अल्फाज नहीं हैं तो मतलब कि वो मुज़क्कर होंगे, यानी आप अपने क्वेश्चंस को अपोजिट करके बच्चों से पूछें। तो इस तरीके से मुज़क्कर मुअन्नस का कॉलम आप बच्चों से मैच करवा सकते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग कॉलम में, यानी कंबाइन मुज़क्कर और मुअन्नस वर्ड्स एक साइड पे और अलग से उनको मुज़क्कर अलग कॉलम में लिखें और मुअन्नस अलग कॉलम में लिखें कि बच्चे जेंडर में फ़र्क कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद इसी तरीके से साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त उसमें 5 तरह के क्वेश्चन क्रिएट करें। सबसे पहले वहाँ से रीडिंग करवाते वक्त शॉर्ट क्वेश्चंस को हाईलाइट करें, उस टॉपिक के अंदर जो अहम इंफॉर्मेशन है उनसे कॉलम क्रिएट करवाएं। अगर उस टॉपिक के अंदर कुछ पिक्चर्स अगर दी गई हैं उन पिक्चर्स के नेम बच्चों को याद करवाएं। जैसे मैंने पहले 3 क्लास के हवाले से भी बात की कि अगर कोई डेफिनेशंस वहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं उन डेफिनेशंस को फिल इन द ब्लैंक्स की शेप में बच्चे को सिखाएं। ट्रू फॉल्स वहाँ से बच्चे को क्रिएट करवाएं, एमसीक्यूज़ क्रिएट करवाएं। यूनिट के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए होते हैं, उन डायग्राम्स को लेबल करना सिखाएं बच्चे को। इसी तरीके से मैथ में भी आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए, लाइक अगर मैं यहाँ एडिशन है, एडिशन के अलावा अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो यूनिट नंबर 1 का एक मच इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लेस वैल्यू, जो 3 से स्टार्ट होता है और 5 क्लास तक ये 4 नंबर का क्वेश्चन तीनों लेवल तक बच्चे को पेपर में आता है। जो 3 क्लास है वहाँ तो वो वैसे ही थ्योरी में आ रहा होता है, और जो 4 और 5 है वहाँ एमसीक्यूज़ में भी 2 मार्क्स का जो है प्लेस वैल्यू पे बेस करते हुए 2 एमसीक्यूज़ होते हैं और 2 नंबर का इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी मस्ट प्लेस वैल्यू का राइट इन वर्ड्स या राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मल्टीपल वैरायटीज़ आती हैं इसमें प्लेस वैल्यू में। अंडरलाइन वर्ड की वैल्यू लिखें एंड राइट दिस डिजिट्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। तो आप जब बच्चे को करवाएं तो प्लेस वैल्यू टेबल को लिखवाते वक्त बच्चे से मल्टीपल क्वेश्चंस करें। जैसे अगर यहाँ पे जैसे मैंने एक जमा का वो किया है कॉन्सेप्ट के, जमा का इंट्रो करवाएं, सिंबल बच्चे को दिखाएं कि जमा का कौन सा है, फिर जमा को वर्टिकली लिख के सॉल्व करवाएं, उसके हॉरिजॉन्टल असाइनमेंट सिखाएं बच्चे को, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के थ्रू बच्चे को जमा करना सिखाएं और बच्चे को बताएं कि तहरीर भारतीय सवाल में कौन से, यानी टिप बच्चे को सिखाएं कि ये वाला टिप लफ्ज़ कुल आ गया, यानी ये अली के पास 4 पेंसिलें हैं, मेरे पास 3 पेंसिलें हैं, तो कुल कितनी हो गई। अब लफ्ज़ कुल जो है वो किसको शो कर रहा है, उसका मतलब क्या है, ये बच्चों को इस तरीके से गाइड करें। उनसे एमसीक्यूज़ रेडी करवाएं विदाउट कैरी। ये 6-7 जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं जमा का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए। ये जब भी आप कोई एक जमा का क्वेश्चन पकड़ें, एक डिजिट पकड़ें, उस डिजिट को इतने तरीक़ों से ढालें, यानी सेम डिजिट हो और उसको आप इतनी क्वेश्चन वैरायटी उसकी क्रिएट करें और फिर बच्चे से वो क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। आप देखेंगे कि आपका बच्चा सेम डिजिट्स को सॉल्व करते वक्त डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट आंसर क्रिएट करेगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो फ़ौरन से उसके आंसर तक पहुंचेगा। अदरवाइज़ बच्चे वर्टिकली और हॉरिजेंटली लिखते वक्त मुख्तलिफ मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आप जब भी कोई कॉन्सेप्ट करवाएं तो उस कॉन्सेप्ट को करवाते वक्त कोशिश करें कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस वहाँ क्रिएट करें ताकि आपके बच्चे को बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर क्यूईटी प्रिपरेशन। क्यूईटी की तैयारी में कुछ ज़रूरी इक़दाम जो हमें क्यूईटी की तैयारी से पहले करने चाहिए वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो टेस्ट का शेड्यूल है
वो एक हफ़्ता पहले वालिदैन से पीटीएम के ज़रिए उन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि गुज़श्ता क्यूएटी टेस्ट फेज़ का एक्सपीरियंस है कि जब 2 से 3 टेस्ट में बच्चा फ़ेल होता है और पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो पता चलता है कि जी बच्चे ने तो घर जाके बताया ही नहीं कि बच्चे के स्कूल में टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट हो गया। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट करने जाएं तो 1 वीक बिफ़ोर पेरेंट्स को आप कैंपस में बुलाएं, उनके साथ एक तो उन्हें वो शेड्यूल शेयर करें और दूसरे उस टेस्ट की प्रिपरेशन की अहमियत और अफादियत से आगाह करें। उसके बाद कमज़ोर तलबा तालबात के लिए स्कूल टाइमिंग को बढ़ा दें। उसके बाद क्लास के दरमियान ग्रुपिंग करवाएं, सिल्वर क्लास के टीचर्स को फ्री करें ताकि वो जो आपके गोल्डन और डायमंड क्लास के टीचर्स हैं वहाँ आप अपने सिल्वर के बच्चों को जाके मर्ज कर दें, वो आपके टीचर्स बच्चों को पढ़ाएं, जबकि आपके जो वीक क्लासेस के टीचर्स हैं वो सारा दिन बच्चों के पेपर बैठ के चेक करें, ताकि जो टेस्ट आप डेली क्लास में ले रहे हैं उसका रिज़ल्ट बच्चे को घर जाने से पहले मिले और उसे उस नेक्स्ट डे क्या करवाना है क्लास में पहुंचने से पहले टीचर को पता हो कि जी कल जो हमने पढ़ाया था उसके नताइज क्या है हमारे पास और आज का दिन का आगाज़ हमने कहाँ से लेना है। नेक्स्ट जो है वो टेस्ट अव्वल से ही 50% से कम रिज़ल्ट देने वाले टीचर्स को हायर मैनेजमेंट से मिलवाएं। हायर मैनेजमेंट से मिलवाने का ये मतलब हरगज़ नहीं होता कि जी वहाँ से उनको डांट डपट करवानी है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शायद समझा नहीं पा रहे होते, तो हमसे सीनियर लोग जो हैं जब उन टीचर्स के साथ सिटिंग करते हैं तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं और फिर वो क्लास में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। और टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट करते वक्त कैंपस के अंदर क्रॉस ड्यूटी और क्रॉस पेपर चेकिंग का निज़ाम बनाएं, लेकिन लास्ट 2 टेस्टों के अंदर जो है वो क्रॉस ड्यूटी और क्रॉस चेकिंग को ख़त्म करें ताकि बच्चा और स्टाफ को रिलैक्स किया जा सके। क्रॉस ड्यूटी और क्रॉस चेकिंग का आपको एडवांटेज आएगा क्योंकि हमारा जो फाइनल टेस्ट है उसमें भी हमें बाहर से एक टीम ने अप्रोच करना होता है टेस्ट के लिए और फिर टेस्ट चेक भी दूसरे हाथों से होना होता है। जब हम पहले से इस प्रैक्टिस में होते हैं तो हमारे टीचर्स को जो वो खुद पढ़ा रहे होते हैं तो उन्हें अच्छे से अंदाज़ा हो रहा होता है कि मज़ीद इसमें अभी कितनी गुंजाइश इस्लाह की गुंजाइश बाकी है, तो लिहाजा क्रॉस ड्यूटी और क्रॉस चेकिंग से ये एडवांटेज आपको आता है। बट अच्छी कारकर्दगी करने वाले बच्चों को जो है वो टेस्ट 1 से ही इनामात से नवाजा जाए। 100% रिज़ल्ट देने वाले असातिज़ा और बच्चों को हायर मैनेजमेंट अप्रिशिएट करे। बच्चों को होम स्टडी के लिए टाइम टेबल बनवाया जाए और डेली बेसिस पे जो है बच्चों से उनके होम टाइम टेबल की बाज़ पुरस की जाए। बच्चों से चारों मज़ामीन के टेस्ट बनवाए जाएँ और क्लास में फिर स्टूडेंट से एक्सचेंज करके वो डेली टेस्ट सॉल्व करवाएं। सॉल्व करवाने के बाद वापस जिस बच्चे ने जो टेस्ट लिखा है उसे उसके हवाले करें और उसे बोले चेक करके इसको मार्क्स लगाए। फिर एक तो ये है कि जो बच्चा टेस्ट बना रहा है और फिर जो बच्चा दूसरा हल कर रहा है, अब एक बना के लाया है उसने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, दूसरा उसको हल कर रहा है उसने कुछ मुतबादिल क्वेश्चंस देखे हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का तबादला इस तरीके से हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती हैं। दूसरे नंबर पे बच्चों के अंदर तख्लीकी काम की सलाहियत भी पैदा होती है। तो लिहाजा क्लास के अंदर डेली बेस पे इस प्रैक्टिस को रखें कि चारों सब्जेक्ट्स का बच्चे से जो है स्टार्ट में 5-5 मार्क्स आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप अपने जो है टास्क के करीब जा रहे हो तो उसी तरीके से आप अपनी असाइनमेंट का जो मार्जिन है उसको बढ़ाते जाएं। फिर टेस्ट में क्रॉस ड्यूटी के दौरान मुतल्लिका इंचार्ज ब्रांचेस को जिन असूल ज़वाबित का पाबंद किया जाए वो इस पर सख्ती से अमल पैरा रहें और टेस्ट के अख्ताम पर ड्यूटी इंचार्ज फ़ीडबैक देने के लिए क्यूएटी टेस्ट फ़ीडबैक परफॉर्मा पर अपने रिमार्क्स ज़रूर दे ताकि टेस्ट के दौरान आने वाले मसाइल से इंतज़ामिया भी आगाह हो और अगले टेस्ट के लिए बच्चों को तैयार कर सकें। और फ़ीडबैक देते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप जो तनकीद उस ब्रांच पे कर रहे हैं वो तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। यानी आपने जो डेफिशिएंसीज बच्चों के अंदर देखी हैं, बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने पेपर के टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, या बच्चे बार बार खड़े हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, या पेपर को फ़ौरन से पेपर पकड़ते ही उसको रीड आउट किए बगैर ही दायरे लगाने शुरू कर दिए हैं। इस तरह की छोटी छोटी जो मिस्टेक्स आप बच्चों के अंदर देख रहे होते हैं, आप वो सारी चीज़ें अच्छे से नोट डाउन करें और ताकि इंतज़ामिया स्कूल इंतज़ामिया नेक्स्ट टेस्ट से पहले अपने बच्चों की उन डेफिशिएंसीज़ को ओवरकम कर सके। दौरान टेस्ट सेशन स्कूल के अंदर असम्बली लाजमी होनी चाहिए ताकि प्रिंसिपल बच्चों से बातचीत करके इनके अंदर जोश और जज्बा पैदा कर सके। रोज़ाना स्कूल में जो है वो स्कूल की कामयाबी के लिए दुआ ज़रूर करवाएं। बच्चों को रोज़ाना ताकीद करें कि वो घर से निकलते वक्त अपने वालिदैन से दुआ लेकर आएँ और बच्चों को पेपर
कि टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई दें और हर 5 टेस्ट के बाद क्लास में टीचर एक दोहराई का टेस्ट लाजमी ले। यानी वो बच्चे जो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर पा रहे होते, तो फिर उन बच्चों के लिए ये फार्मूला ज़्यादा कारआमद होता है कि और कुछ नहीं तो जो टेस्ट उनके सामने खुल रहे हैं, उन टेस्टों में जो मवाद बच्चों के सामने एक बार आ चुका है, वो नया कुछ बेशक याद ना करें, लेकिन उस टेस्ट के मवाद को अच्छे तरीके से याद कर लें। तो हर 5 टेस्ट की दोहराई करवाने के बाद एक नया टेस्ट, जब हम उन्हीं क्वेश्चंस में से क्वेश्चन बना के पेपर लेते हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चों में वो पेपर कितने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। इससे भी जो है काफ़ी बेहतरी रिज़ल्ट में लाई जा सकती है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट रिगार्डिंग पेपर सोल्यूशन। पेपर हल करने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ ज़रूरी हदायत देंगे जिनके चलते आप देखेंगे कि बच्चे को पेपर सॉल्व करने में वो मावन साबित होंगी। सबसे पहले तो जो है, जब बच्चा पेपर देने के लिए कमरा इम्तहान में जाए तो उसके पास पेपर हल करने की तमाम ज़रूरी अशिया मसलन पेन, मार्कर, पेंसिल वगैरह मौजूद होनी चाहिए, ताकि पेपर हल करते वक्त उसे किसी किस्म की परेशानी ना हो और ना ही किसी से कोई चीज़ मांगनी पड़े। हर तालिब इल्म के पास अपनी घड़ी होनी चाहिए ताकि वो पेपर की मुकर्ररा टाइमिंग से आगाह रह सके। उसे पता हो कि उसका पेपर कब शुरू हुआ है और पूरे 2 घंटे कब पूरे होने हैं और कब उसने पेपर को क्लोज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, उसके कौन से सब्जेक्ट का टाइम ओवर हो रहा है या कम टाइम रह गया है, वो बार बार उस चीज़ से अवेयर रहे। उसके बाद जो पेपर शुरू करने से पहले ताउस, तस्मिया, दुरूद पाक और इल्म में इजाफ़ा की दुआ पढ़े और उसके फ़ौरन बाद सबसे पहले पेपर पर अपने स्कूल, अपने वालिद का, अपने स्कूल और अपने क्लास सेक्शन का नाम लिखे और जितनी भी शीट्स उसको डिमांड हैं कि उसने पेपर में यूज़ करनी है, उन सारी शीट्स के ऊपर अपना नाम लिखने के बाद अपने निगरान टीचर से साइन करवाए और पेपर को ध्यान से पढ़े। इसके बाद जो है अपना नाम वगैरह लिखने के बाद जैसे ही बच्चे के पास क्वेश्चन आंसर शीट आती है, तो उसका सबसे पहला और ज़रूरी काम ये है कि वो कंप्लीट आंसर शीट को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। अब हम कहते हैं कि बच्चा जी ध्यान से पढ़े, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। क्यों पढ़ना चाहिए पेपर को ध्यान से? क्योंकि आजकल तो कोई भी बंदा फ़ायदे के बगैर कोई काम करता ही नहीं। अब जब पेपर पढ़ने का मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं है तो मैं क्यों 5 मिनट ज़ाया करूँ? नहीं, 5 मिनट में मैं कोई नया क्वेश्चन लिखूँगी। तो जब हम बच्चे को ये बताएंगे कि 5 मिनट जो पेपर पहले रीड किया जाता है, उसके पसे पश्त जो साइकी है, जब हम बच्चे की वो क्लियर करेंगे तो वो चाहे जितने मर्ज़ी उसे क्वेश्चन आते होंगे, वो सबसे पहले अपने उस पेपर को अच्छे से रीड करेगा, फिर कोई दूसरा काम करेगा। तो जो इसके पसे पश्त साइकी है वो ये है कि जब हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक पूरा पेपर एक बार रीड कर देते हैं, तो पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिनके उसी वक्त हमें आंसर्स पता नहीं होते, हम या हमारे तो लाशऊरी तौर पे हमारा दिमाग जो है ना उनके क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने की तरफ लग जाता है और फिर जब हम बाकी पेपर को सॉल्व करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं तो एट दी एंड हमारा दिमाग हमें किसी न किसी नतीजे तक ले जाता है और हम कोई ना कोई उसका मीनिंगफुल आंसर लिखने में कामयाब हो जाते हैं। या फिर ये होता है कि बाकी पेपर सॉल्व करते वक्त कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन की कड़ी किसी दूसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ जुड़ जाती है और वहाँ से हमें उसके आंसर को हल करने में मदद मिल जाती है। उसके बाद जो सवालात सबसे आसान हों उन्हें पहले हल करें और मुश्किल सवालात को आखिर में हल करें। सबसे पहले साइंस का पेपर हल करें। दायरे लगाने से पहले बयान को गौर से पढ़ें, फिर दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके दायरा लगाएं। दायरा सिर्फ मार्कर से लगाना है। पेन रिमूवर, पेंसिल और पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना। मिटाकर या काट कर दोबारा लिखा हुआ जवाब हमेशा गलत तस्वर किया जाता है, लिहाजा जो एक बार जवाब लग गया उसको बार बार काटने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर दोबारा काट के लिखेंगे भी तो वो गलत ही तस्वर किया जाएगा। लिहाजा बाज़ों का तो होता है ऐसे कि बच्चे देखा देखी एक दूसरे के, जी मेरा ये आंसर था उसने वो लगाया, चलो मैं अपने वाला ये काट लूँ, उसके वाला ठीक होगा। तो बच्चों को पहले ही बताएंगे वो ज़रा सोच समझ के दायरे लगाएं और जब एक बार दायरा लगा दिया है वो फिर गलत है या सही है जो भी है वो बस अपने आंसर के साथ रहें। फिर किसी दूसरे की देखा देखी अपने उस क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर वो चेंज करके ठीक पे जवाब लगा भी देंगे तो 2 दायरे लगने की सूरत में वो फिर भी जवाब गलत ही तस्वर किया जाएगा। साइंस के बाद इंग्लिश का पेपर हल करें। सवालात को ध्यान से पढ़ें और इसके मुताबिक जवाब लिखें।
अगर मज़मून दिया गया है तो उसे पहले हल नहीं करें बल्कि आखिर में हल करने के लिए रख लें। साइंस के बाद उर्दू का पेपर हल करें। सवालात को साइंस के बाद इंग्लिश का पेपर और इंग्लिश के पेपर के बाद उर्दू का पेपर हल करें। सवालात को ध्यान से पढ़ें। अगर स्लीज या जुमले दिए गए हों तो इन्हें पहले हल कर लें। फिर रियाजी के कसीर इंतखाबी सवालात और तमाम सवालात को हल करने के लिए उनके दुरुस्त जवाब मुंतखब करने के लिए क्वेश्चंस को पहले रफ़ पेपर पे हल करके देखें और बग़ैर हल किए किसी भी क्वेश्चन का जो है वो जवाब सर्कल ना करें। और फिर उसके बाद लास्ट में जो मज़मून दोनों रह गए हैं, अब 2 मज़मून हैं, एक इंग्लिश का और एक उर्दू का। इंग्लिश उर्दू चूँकि हमारी कौमी ज़ुबान है, उसको लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्फाज होते हैं, या हम यूँ समझ लें कि उसमें अपने से भी कुछ एडिशन कर सकते हैं। तो लिहाजा उस मज़मून को हमें लास्ट पे रखना चाहिए और पहले हमें इंग्लिश का मज़मून हल करना चाहिए। इंग्लिश का मज़मून लिखने के बाद हमें लास्ट पे जो है वो उर्दू का मज़मून करना चाहिए। और मज़मून लिखते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, बाज़ औक़ात बच्चे मज़मून लिखना शुरू करते हैं तो तमहीद इतनी ज़्यादा बांध देते हैं कि 2 पेज पे तमहीद होती है और बाकी का नफ्स मज़मून और इख्तिताम जो है वो 1.5 लाइन पे होता है। तो अब आप तमहीद चाहे 4 सफ़ों पे लिख दें, तमहीद चूँकि है 2 नंबर की, तो वो सफ़े भरने से आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। लिहाजा मज़मून लिखते वक्त हमेशा मज़मून के तीनों पहलुओं को फ़ोकस करें कि उसका अच्छा सा तारुफ़ दें, उसका नफ्स मज़मून अच्छा लिखें और उसका इख्तिताम यानी कंक्लूजन अच्छा निकालें, उसकी अहमियत और फ़ादियत पे बात करें जो टॉपिक वहाँ दिया गया है। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अगर आप एक एक पैराग्राफ भी लिख देते हैं तो आपको वहाँ से क्या है कि हर पैराग्राफ में चूँकि आपने हर पोर्शन को टच किया तो वहाँ से आपको हर पोर्शन की मार्किंग में से कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 4 सफ़े भर दिए हैं और लेकिन सारे का सारा मटेरियल जो है वो तमहीद पे बेस कर रहा है या नफ्स मज़मून पे बेस कर रहा है या उसके कंक्लूजन पे बेस कर रहा है, तो चूँकि वो एक स्पेसिफ़िक पोर्शन का मटेरियल है, वो जितना भी लेंथी हो जाएगा तो 2 में से ज़्यादा अगर एग्ज़ामिनर बहुत भी खुश होगा तो 2 नंबर दे देगा। जो 2 पोर्शन आपने मिस कर दिए हैं उनके मार्क्स वो कभी भी वहाँ ऐड नहीं करेगा। लिहाजा मज़मून को तीनों पोर्शंस को ध्यान में रखते हुए बैलेंस मवाद के साथ लिखें। अगर जगह ज़्यादा दी है तो थोड़ा खुला खुला करके लिखते हैं, अगर जगह कम है तो मज़मून की बहुत अहम बातों को मुख्तसर करके लिखें। पेपर में जिस सवाल की समझ ना आए निगरान टीचर से खड़े होकर पूछें। पेपर हल करने के बाद तमाम पेपर को दोबारा अच्छी तरह पढ़ें, गलतियों को दुरुस्त करें। टीचर्स बच्चों को मार्कर का इस्तेमाल सिखाएं और पेपर हल करने का तरीका सिखाएं। छोटे अल्फाज के जुमले बनाना सिखाएं। बच्चों को समझाएं कि वो मैथ के पेपर में अंदाज़न दायरे न लगाएं बल्कि सवाल का रफ़ अमल करने के बाद दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। इंग्लिश में ग्रामर की तारीफ़ों के साथ इनका इस्तेमाल भी सिखाएं। अगर बयान के जवाबात में कोई भी दुरुस्त ना हो तो आप जवाब के करीब तरीन ऑप्शन पर दायरा कर दें। अब ये भी एक बड़ा अलमिया है कि हमारे बच्चे जो है ना वो खड़े होते हैं और कहते हैं मिस इसका जवाब इसमें नहीं है, तो मिस कहती हैं जी अगला 5वां ऑप्शन लगा दें। तो ऐसी गाइडलाइन कभी भी बच्चे को नहीं देनी चाहिए। बहुत रेयर चांस होते हैं कि पेपर में फ़ाइनल पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आंसर उसमें मौजूद ना हो। उस सिचुएशन में भी जो पेपर चेकर को की दी जाती है, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर उसमें मौजूद नहीं है तो वो सवाल उसका मार्क्स जो है वो बच्चे के फेवर में जाता है। लिहाजा बच्चे को वहाँ गाइड करें कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो उनमें से जो करीब तरीन ऑप्शन है बस उसके गिर्द दायरा लगा दे, लेकिन नया आंसर कभी भी ना बनाएं। जब आप एक जो है वो किसी एक सवाल का नया ऑप्शन बनाने के लिए बोल देते हैं तो हर वह सवाल जिसका आंसर वो क्रिएट नहीं कर पाते या जो सवाल उनसे हल नहीं हो रहा था उन्हें लगता है कि जी इसका भी कोई 5वां आंसर होगा, तो ऐसे में एक क्वेश्चन के लिए बढ़ावा दिया वो और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो नुकसान का बायस बनता है। तो लिहाजा अपने बच्चे को 5वां ऑप्शन बनाने का कभी भी मशवरा नहीं देंगे। अगर तो जवाब चारों ऑप्शन में मौजूद है तो दायरा कर दें, अगर जवाब चारों ऑप्शन में मौजूद नहीं भी है देन भी स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए उन चारों ऑप्शंस में से जो करीब तरीन आंसर है बच्चा उसको सर्कल कर देगा। नेक्स्ट क्विक टिप्स फॉर द टीचर टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द क्यूटी। अब ये 5 फास्ट टिप्स आपसे शेयर करती चलूँ जो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए काफ़ी मामून साबित होंगे। नंबर 1, कंडक्ट मल्टीपल प्रैक्टिस एग्ज़ाम प्रियर टू द एक्चुअल एग्ज़ाम, यानी आप जो एग्ज़ाम
जैसे पेफ का फाइनल क्यूटी स्टार्ट होने से पहले हायर मैनेजमेंट जो है वो अपना एक एग्ज़ाम सेट करती है, इसी तरीके से हायर मैनेजमेंट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप अपने सिलेबस को एक बार गो थ्रो करें और उससे पहले पहले जो है वो अपने बच्चों से क्लास टेस्ट लें। और उस क्लास टेस्ट में आप कोशिश करें कि जितना भी साबका क्यूएटी में मटेरियल बच्चों के पास अवेलेबल है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों से हल करवाएं। इनकॉर्पोरेट पास्ट क्यूएटी एग्ज़ाम क्वेश्चन इनटू होमवर्क असाइनमेंट। जो आपके पास्ट क्यूएटी पेपर्स हैं उनकी आप बच्चों को होम असाइनमेंट दें, क्वेश्चन दे दे बच्चे उनके आंसर घरों से ढूंढ के लेके आएँ। इनकॉर्पोरेट पास्ट क्यूएटी एग्ज़ाम क्वेश्चन इनटू क्लास टेस्ट। आप बच्चों को कोई एक यूनिट रीड करने के लिए देते हैं तो अपना टास्क वहाँ रखें कि जो पास्ट पेपर हैं उनमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो बच्चों से क्लास टेस्ट के तौर पे ले सकते हैं। आप क्लास के अंदर वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पे आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं, क्यूएटी क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसे हम कहते हैं ना कोट ऑफ द डे, कि आज हमने सारा दिन में जो है वो एक ये अच्छी आदत है कि जी आज की अच्छी बात झूठ नहीं बोलना। हम कहते हैं कि जी बोर्ड पे लिख दें जो आप एक अच्छी हैबिट अपने बच्चे में डेवलप करना चाहते हैं, और फिर तब तक उसको वहाँ लिखा रहने दें जब तक बच्चे के अंदर वो चीज़ आप उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बन जाए। तो इसी तरीके से आप वार्म अप एक्सरसाइज में अपने बच्चे को क्यूएटी क्वेश्चन ऑफ द डे दे सकते हैं। यानी डेली आप एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दें और जब तक आपकी पूरी क्लास को उस सवाल का जवाब याद नहीं हो जाता आप अपना काम करवाते जाएं और क्वेश्चन को बोर्ड पे रहने दें। और साथ बच्चों को टास्क दे दें कि ये हमारा जो है कल का क्यूएटी क्वेश्चन ऑफ द डे है, जो बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देगा उसको प्राइज़ मिलेगा। तो आप देखेंगे कि आपके बाकी सारे काम एक तरफ और आपकी वो जो वार्म अप एक्सरसाइज है उसमें हर बच्चा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेगा। गिव अ प्रैक्टिस क्यूएटी एग्ज़ाम एज एन असाइनमेंट, टेक होम टेस्ट। यानी आप अपने बच्चों को जैसे आप बच्चे को डायरी लिखवाते हैं तो आप डायरी लिखवाने के बजाय बच्चे को जो है वो छोटा सा एक टेस्ट दे दें कि आपने ये जो है फ़र्ज़ करें अगर हमने उर्दू का पढ़ाया तो उर्दू में 5 वर्ड दे दिए, इसके जुमले घर से बना के लेके आने हैं। जो कि उसके अलावा अगर हम साइंस करवा रहे हैं तो साइंस में कोई से 3 क्वेश्चन ये लें जी बेटा आज आपने सुबह इसके आंसर लिख के लेके आने। तो ऐसे छोटे छोटे एक टेस्ट बजाय के वहाँ आप डायरी यूनिट नंबर 1 पूरे का पूरा याद करके आएँ तो आप यूनिट नंबर 1 लिखवाने के बजाय यूनिट नंबर 1 के 5 क्वेश्चंस बच्चे को एक वर्कशीट की सूरत में दे दें कि बेटा आपने इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स घर से ढूंढ के लेके आने हैं। अब आप चाह क्या रहे हैं कि बच्चा घर जाके जो है वो पूरे यूनिट की रीडिंग करे, तो वो रीडिंग अगर आप उसे बोलते हैं कि चलो जी आज बेटा आपकी असाइनमेंट ये है कि जी आज आपने यूनिट नंबर 1 की रीडिंग करनी है, और आप देखेंगे कि बहुत कम चांसेस हैं कि सारे बच्चे जाके घर में उस यूनिट की रीडिंग करें। लेकिन आप अगर उस पूरे यूनिट का अहाता करते हुए हर इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक क्वेश्चन जो है वो हाईलाइट कर देते हैं तो आई थिंक कि बच्चे उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के चक्करों में पूरे का पूरा यूनिट जो है वो उसको रीड आउट ज़रूर करेंगे। तो लिहाजा एक छोटे छोटे होम टेस्ट असाइन करें और थोड़ा उसको जिसे कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हुए डिज़ाइन करें। कुछ ऐसे क्वेश्चन क्रिएट करें जो आप बच्चे से लेना चाह रहे हैं, उसी के राउंड रहते हुए जब आप अपना काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो वहाँ बेहतर नताइज मिलेंगे। वासफ़ अली वासफ़ साहब फरमाते हैं कि ईद की खुशी किसी माल से पैदा नहीं होती, ये तो रोज़ा रखने वालों को नसीब होती है। सेम लाइक इसी तरह क्यूएटी क्या है, इसके रिज़ल्ट पे जो खुशी होती है उसका मज़ा क्या है, उसका जो एक एक्चुअल चार्म है वो वही लोग महसूस कर सकते हैं जिन्होंने 2-3 माह ठीक तरीके से जम के मेहनत की होती है। तो जिस दिन क्यूएटी का रिज़ल्ट आता है तो वाकई में वो उन लोगों के चेहरों की खुशी देखने वाली होती है। अल्लाह ताला आपको और मुझे ऐसी हज़ारों खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए, आमीन। शुक्रिया।